हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है सभी का आइसोमेरिज्म के अगले लेक्चर में, लेक्चर 19th में। और ये लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग पूरा पार्ट खत्म कर देंगे। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म अगला पार्ट होगा जो कम से कम 2 लेक्चर्स में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से आइसोमेरिज्म हमारा होने वाला है कंप्लीट। तो चलो शुरू करते हैं हम प्रोग्राम को। आओ, तो सबसे पहले मैं ये बात करता हूं, अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या सीखा था। इन प्रीवियस क्लास, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था, एक बात तो हम ये करेंगे। तो लास्ट क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमने सीखी थी। अगर मैं बात करूं कि लास्ट क्लास में हमने बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें सीखी थी। कुछ क्या बातें सीखी थी? सबसे पहले तो हमने ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स कंप्लीट किए थे, जिनके अंदर हमने क्या क्या किए थे। एनेंशियोमर क्या है, एनेंशियोमर्स क्या है, इसके सवाल कैसे बनेंगे, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। फिर डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स ये हमने कवर कर लिया था। और फिर उसके बाद हमने मेजो कंपाउंड, मेजो कंपाउंड्स ये हमने कवर कर लिया था, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। तो प्रीवियस क्लास में ऑप्टिकल आइसोमर में हमने इतना कर लिया था। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, अगर हम बात करें इन टुडेज क्लास, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। अगर हम बात करें आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो आज हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है, एक तो हमारा रैसिमिक मिक्सचर है ना, रैसिमिक मिक्सचर हमने पढ़ लिया था, उसको थोड़ा सा समझेंगे। रैसिमिक मिक्सचर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, तो उस रैसिमिक मिक्सचर को मिक्सचर बनाने के बाद उसके कंपोनेंट को अलग कैसे करेंगे, ये बात हम समझेंगे। एक बात तो ये समझेंगे जिसमें हम इसके मिक्सचर को अलग करने के लिए ऑप्टिकल रिजोल्यूशन मेथड की बात करेंगे, है ना। ऑप्टिकल रिजोल्यूशन मेथड की बात करेंगे। और उसके बाद इन दोनों के बाद हम क्या बात करने वाले हैं, ऑप्टिकल रिजोल्यूशन मेथड के बाद हम बात करने वाले हैं एनाइसोमेरिक एक्सेस की, या जिसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी। और इसी के साथ सबसे लास्ट पार्ट जो हमारा रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो इसी के साथ ये 3-4 इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग कवर करके आइसोमेरिज्म को खत्म करेंगे। तो चलो सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि रैसिमिक मिक्सचर के बारे में हमने क्या सीखा था। तो मैंने तुम्हें बताया था, शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूं लास्ट क्लास में, कि अगर तुम्हारे पास 2 एनाइसोमर्स हैं, एनाइसोमर्स मतलब ए और ए डैश, मतलब जो कि आपस में मिरर इमेज हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, वो मिरर इमेज है। अगर उनका इक्विमोलर मिक्सचर लें, इक्विमोलर मिक्सचर लें, तो इससे जो लाइट होगी, इसका जो नेट रोटेशन होगा वो थीटा नेट क्या हो जाता है, जीरो नेट रोटेशन आता है। और अगर नेट रोटेशन 0 आ रहा है, तो ये क्यों नेट रोटेशन 0 होता है, ड्यू टू किस वजह से 0 होता है, ड्यू टू हम बोलेंगे एक्सटर्नल कंपनसेशन। इसकी वजह से ये यहां पे हमको क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। तो एक तो हम ये बात समझने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, कि इस एनाइसोमेरिक मिक्सचर में हमने ए और ए डैश को मिक्स किया था, इसे इक्विमोलर मिक्सचर बनाया था और इसका नेट रोटेशन 0 आया था। अगर इनको वापस से सेपरेट करना हो, तो उसके लिए आज हम ऑप्टिकल रिजोल्यूशन मेथड से शुरू करने वाले हैं। इसके बारे में हमने कुछ पॉइंट्स रैसिमिक मिक्सचर के बारे में पढ़े थे,
तो ये हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे एज इट इज, ये सारे पॉइंट्स हमने कर लिए थे। आज हम इसमें से ये पॉइंट समझने वाले हैं क्या कि दीज आर सेपरेटेड बाय ऑप्टिकल रेजोल्यूशन मेथड। तो कुल मिला के हम सीखने वाले हैं कि ये ऑप्टिकल रेजोल्यूशन मेथड क्या होता है। चलो, तो एक रैसमिक मिक्सचर अगर हमारे पास दिया हुआ है और उसमें से उसके कंपोनेंट्स को यानी उसके एनेंशियोमर्स को हमें अलग करना है, तो हम कैसे अलग करेंगे इस बात को हम समझना शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स की अगर बात करें, अगर हम यहां पे कुछ पॉइंट्स की बात करें कि एनाइसोमेरिक मिक्सचर और रैसमिक मिक्सचर जिसे हम बोल रहे हैं कैन बी सेपरेटेड बाय ऑप्टिकल रिजोल्यूशन मेथड। हाँ, क्योंकि एनाइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है, तो इस वजह से वो फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन यानी डिस्टिलेशन इन सारी चीजों से अलग नहीं किए जा सकते। तो इनको हम एक विशेष मेथड ऑप्टिकल रिजोल्यूशन मेथड से यूज करते हैं। अब ये मेथड पहले तो होता क्या है, ठीक है ना, तो और डिटेल में हम इसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड एनाइसोमेरिक मिक्सचर व्हेन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज एडेड। मान लो तुम्हारे पास एक रैसमिक मिक्सचर है, उसके अंदर एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिक्स करते हो, यानी जो कायरल कंपाउंड है वो मिक्स करते हो, इट विल कन्वर्ट दैट मिक्सचर इन मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। अब रैसमिक मिक्सचर था, उसमें हमने डाल दिया कायरल कंपाउंड, तो अब वो जो मिक्सचर है वो अब कैसा हो जाएगा, डायस्टीरियोमर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो पहले एनाइसोमर थे ए और ए डैश जुड़वा थे उस मिक्सचर में, और जुड़वा होने की वजह से उनको अलग नहीं किया जा पा रहा था, तो ऑप्टिकल रिजोल्यूशन मेथड में उन जुड़वा को हम दो अलग अलग कंपाउंड में बदल देते हैं। किसके थ्रू, एक मॉलिक्यूल जो ऑप्टिकली एक्टिव तीसरा अलग से डालने पे या कायरल मॉलिक्यूल डालने पे। अब ये डायस्टीरियोमर एक बार बन गए तो दीज कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। आओ देखते हैं, इसको हमने जो कंसेप्चुअली पढ़ा उसको हम समझते हैं कैसे। देखो, जो बात मैंने तुमको बताई अगर उसको और हम डिटेल में देखें तो मान लो तुम्हारे पास एक रैसमिक मिक्सचर है, तुम्हारे पास एक क्या है, ये तुम्हारे पास एक रैसमिक मिक्सचर है, यानी एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर एनाइसोमर्स इक्वल अमाउंट में हैं। अब तुम इसमें क्या डालोगे, तुम इसमें एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड यानी वो कंपाउंड जो कायरल है, जो लाइट को रोटेट करता है, अगर वो कंपाउंड डालोगे जो इससे रिएक्ट कर जाए, इन एनाइसोमर से रिएक्ट कर जाए, तो जैसे ही ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें इनका डायस्टीरियोमर का मिक्सचर बन जाएगा। देखो, ये जो मिक्सचर था रैसमिक मिक्सचर यानी मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर्स था, और ये एनाइसोमर का मिक्सचर अब किस में बदल गया, डायस्टीरियो मिक्सचर में बन गया। और जैसे ही ये डायस्टीरियो आइसोमर के मिक्सचर में बना तो अब हम इसको फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन से अलग कर सकते हैं। यानी अब हम इसको कैसे अलग कर सकते हैं, फिजिकल मेथड का क्या मतलब होता है कि हमने डिस्टिलेशन से गर्म किया, भाप बनाया, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होने से अलग कर दिया, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है तो मेल्टिंग मेथड से अलग कर दिया, या डेंसिटी अलग है, ऐसे बहुत सारे फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन हम लोग 12वीं कक्षा में भी पढ़ते हैं जिनसे हम अलग करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड होती है। तो डायस्टीरियोमर है तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, इसलिए फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन से हम अलग कर देते हैं, और इस तरीके से हमारा एनाइसोमेरिक रैसमिक मिक्सचर सेपरेट हो जाता है। इस पूरे मेथड की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस पूरे मेथड को यहां से यहां तक बोलूं तो यही तरीका कहलाता है ऑप्टिकल, इस तरीकों को बोलते हैं ऑप्टिकल रिजोल्यूशन मेथड। अब इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में समझते हैं। ये तो हमने थ्योरेटिकल फॉर्म को थोड़ा सा प्रैक्टिकल में बदला कि कैसे हो रहा है। अगर हम इसके न्यूमेरिकल फॉर्म में और ज्यादा डिटेल में आए तो अब इसे और फील करना, न्यूमेरिकल में ये कैसे धीरे धीरे, जैसे थ्योरेटिकली मैंने धीरे धीरे उसको न्यूमेरिकल की ओर ले जा रहा हूं, कैसे बनेगा। जैसे मान लो तुम इसको और डिटेल में समझोगे तो तुम देखो, ये यहां पे दो मिक्सचर है या दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड का रोटेशन R है, ऑप्टिकली एक्टिव है, और वो दूसरा उसकी मिरर इमेज X।
डैश यानी एस है, यानी ये दोनों के दोनों एनाइसोमर्स हैं। अब इन एनाइसोमर्स की अगर बात करें तो इक्विमोलर है, इक्वल अमाउंट में, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा, अब ये इक्विमोलर मिक्सचर है, यानी इसको हम बोलेंगे कि ये तुम्हारा रैसिमिक मिक्सचर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? रैसिमिक मिक्सचर। अब रैसिमिक मिक्सचर में तुम अगर दो काम करो, सवाल में अगर कोई एक कंपाउंड बी ऐड करता है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और एक बार तुम्हें इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ए ऐड करता है, तो एक बात ध्यान रखो, ऑप्टिकली इनएक्टिव बी का मतलब तुम्हें पता है कि वो लाइट को रोटेट नहीं कर रहा है, यानी कि ना तो उसमें कायरल कार्बन है और ना ही वो खुद से लाइट को रोटेट, यानी ना तो वो कायरल मॉलिक्यूल है। अगर ऐसा कंपाउंड ऐड किया तो हम कहेंगे कि इससे जो पहले वाले से एक्स से रिएक्ट करके बनाएगा वो प्रोडक्ट 1 होगा, एक्स डैश से रिएक्ट करके बनाएगा वो प्रोडक्ट 2, और दोनों प्रोडक्ट एकदम सेम बन जाएंगे। यानी अगर ये शुरू में एनाइसोमर्स का मिक्सचर था तो ये भी एनाइसोमर का मिक्सचर बन जाएगा। ये भी मिक्सचर क्या होगा? मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर। अगर मान लो हमने कभी भी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को ऐड किया तो दोनों मिक्सचर फिर से एनाइसोमर ही रहेंगे। अब जब अगर ये एनाइसोमर है तो इनको फिजिकल मेथड लगा के अलग ही नहीं कर सकते, तो कभी भी अगर रैसिमिक मिक्सचर में ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड डालेंगे तो वो कभी भी अलग नहीं किए जा सकते फिजिकल मेथड लगा के या कोई मेथड लगा के। लेकिन अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव लगाएंगे तो हमें पता है कि एक्स से रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनेगा और एक्स डैश से जो प्रोडक्ट बनेगा वो दोनों ही डायस्टीरियोमर बनेंगे, यानी वो तुरंत डायस्टीरियोमर बन जाएंगे और फिर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाएगी और इनको हम अलग कर लेंगे, और इसी मेथड को हम बोलेंगे ऑप्टिकल रिजोल्यूशन मेथड। अगेन, अगर ये बात तुम्हें समझ में आई है तो अब इसको हम रिएक्शन के फॉर्म में करें उससे पहले एक प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल है, जल्दी से सभी प्राणी आगे इसको करेंगे। सभी लोग आगे इस सवाल को करो, जल्दी 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 से करेंगे। सभी लोग इस सवाल को देखो ध्यान से, यहां आईपीएससी नेम यूज करते हुए सवाल दिया गया है, करो। तो चलो, सब लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा क्वेश्चन। चलो अब हम डिस्कस करते हैं, चलो डिस्कस करते हैं हम इस सवाल को। आओ देखो, तो देखो यहां पे सवाल दिया हुआ है अ रैसिमिक मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन टूऑल। किसका रैसिमिक मिक्सचर है? ब्यूटेन टूऑल का। हमारे पास जो रैसिमिक मिक्सचर है वो ब्यूटेन टूऑल का, ठीक है ना, इज प्रेजेंट, है ना, Which compound can be used for optical resolution method to separate anisomeric? अब देखो यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास ब्यूटेन टूऑल, 1 2 3 4, ब्यूटेन 2 में ऑल लगा दो, ये है। तो क्या इसमें कायरल कार्बन मिल रहा है? जी। तो अगर कायरल कार्बन मिल रहा है यानी इस कंपाउंड की दो फॉर्म को इक्वली मिक्स किया गया होगा, इसके R फॉर्म को मिक्स किया गया होगा और उतना ही इसके S फॉर्म को मिक्स किया होगा। इस वजह से इसका नेट रोटेशन तुम्हारे पास क्या हो गया होगा? 0 डिग्री। तो ऑप्टिकल रोटेशन थीटा नेट इसका 0 डिग्री आ रहा है। अब इसको अलग करने के लिए ये जो RS फॉर्म है इनको हमें सेपरेट करना है, इनकी दोनों फॉर्म को हमें क्या करना है? सेपरेट करना है। तो अगर इसके दोनों फॉर्म्स को हमें सेपरेट करना है इसके रैसिमिक मिक्सचर से, तो बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड हम इसमें ऐड करें। तो सीधी सी बात है, ऑप्टिकल रिजोल्यूशन में हम हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इसमें अगर मिक्स करते हैं तो ये डायस्टीरियोमर्स बना देता है। ये क्या बना देता है? दो अलग अलग, R से मिलके अलग, S से मिलके डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर। यानी इस पूरे ऑप्शन में हमें यह बात देखनी है कि जो कंपाउंड में कायरल कार्बन होने के साथ साथ वो ऑप्टिकली एक्टिव हो, वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे पहला वाला चलो चेक करते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, तो मेथेन एथेन प्रोपेनोइक, तो C डबल बॉन्ड OH और 2 में मिथाइल, तो इसमें कोई कायरल कार्बन मुझे नजर नहीं आ रहा है, इसलिए ये कंपाउंड हमें कभी भी आंसर नहीं देगा। फिर
साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साइक्लोपेंटेन यानी कि कुछ ऐसा हो गया, किसी एक पे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड COOH लगाना है, ऐसा कंपाउंड है। क्या इसमें कोई कायरल कार्बन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक यानी 1 2 3 4, ब्यूटेनोइक यानी इसमें डबल बॉन्ड OH हमने लगा दिया। अब 2 में हमने मिथाइल लगा दिया, तो 2 यहां पे मिथाइल। क्या यहां कायरल कार्बन मिल रहा है? बिल्कुल यहां पे हमें कायरल कार्बन मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये तुम्हारे पास एक कंपाउंड है जिसमें 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड है। तो यस, ये हमें कंपाउंड यूज करने पे हमें ऑप्टिकल रेजोल्यूशन मेथड से दोनों सेपरेशन दे सकता है। और चौथा कंपाउंड है एसीटोन। एसीटोन क्या होगा? CH3CO CH3। यहां पे भी हमें कोई कायरल कार्बन नहीं मिल रहा, तो बी थर्ड ऑप्शन यहां पे करेक्ट मिल जाएगा। तो हमें ये बात समझ में आ रही कि ऑप्टिकल रेजोल्यूशन मेथड हमें क्या करना होता है, ये बात हमें थोड़ी समझ में आई है। अब देखो, अब एक अगला सवाल प्रस्तुत है, जल्दी से इस सवाल को सभी लोग करेंगे। 1 मिनट का समय है, मैं टाइमर का प्रयोग कर देता हूं। तो चलो टाइमर ले लो, जल्दी से ट्राई करेंगे, सभी प्राणी ट्राई करेंगे। आगे सब लोग बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी 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 बताइए। कंपाउंड ए डैश दिए हुए हैं, फिशर प्रोजेक्शन में उनका रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। ए डैश रिएक्ट with a, if both A dash react with a given compound, which compound will give product having same physical properties? बहुत बढ़िया है। इस बार बोल रहा है कि अगर हम इनको रिएक्ट कराएं किसी एक कंपाउंड से जो कि ऑप्शन में दिए हैं, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रोडक्ट में हमें दोनों के प्रोडक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम वाला ऑप्शन देगा? तो बढ़िया सवाल है, इस सवाल को हमें करना है। तो जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, है ना? चलो तो हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। समय हो चुका है समाप्त। अब यहां पे देखो, यहां पे अगर देखोगे तो यहां 2 फॉर्म्स है, ए और ए डैश। तो सबसे पहले ये चेक करो कि ए और ए डैश क्या एनाइसोमर्स है? तो हाँ, COH ग्रुप सेम है, CH3 OH H। यानी अगर हम रोटेशन निकाल रहे हैं तो 1 2 3 S का उल्टा इसका R रोटेशन आ रहा है, तो इसका S रोटेशन आ रहा है। यानी यस, ये दोनों एनाइसोमर है। यानी हमारे पास कहीं ना कहीं एनाइसोमर R और A डैश, सॉरी, A और A डैश का मिक्सचर दिया हुआ है, रेसमिक जैसा मिक्सचर हो मान लो। यह दोनों कंपाउंड में रेसमिक मतलब एनाइसोमर्स दिए हुए हैं। अब अगर इसमें हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड की रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट 1 बनेगा और प्रोडक्ट 2 बनेगा वो दोनों भी एनाइसोमर होंगे। क्या होंगे? एनेंशियोमर। ये बात हमने समझी थी। और अगर ये एनाइसोमर्स है तो इनकी फिर से फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? सेम आ जाएगी। यही दिक्कत हो रही थी कि अगर हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का यूज करें, है ना, 2 एनाइसोमेरिक मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, यानी इस इन ऑप्शन। चलो तो इस सवाल में हम लोग देखते हैं। इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि ए और ए डैश एनाइसोमर्स। अब एनाइसोमेरिक मिक्सचर को अगर हमें सेपरेट करना होता है तो हम एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रिएक्ट कराते हैं, तो उससे ये डायस्टीरियोमर बनते हैं। पर सवाल में क्या बोला है? ए डैश कंपाउंड रिएक्ट होने के बाद प्रोडक्ट में सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड चाहिए, यानी कि हमें वापस से एनाइसोमर चाहिए। यानी एनाइसोमेरिक मिक्सचर में वापस से हमें एनाइसोमेरिक मिक्सचर ही चाहिए। तो उस समय हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड की रिएक्शन कराने वाले, यानी जो ऑप्शन में हमें ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड दिखेंगे और जो इस कंपाउंड से रिएक्ट कर जाएंगे वही हमारा आंसर होंगे। तो भाई साहब चलो शुरू करते हैं। हम पहला वाला कंपाउंड ले लेते हैं। पहले वाले कंपाउंड को जब तुम देखोगे, पहले वाले कंपाउंड में कोई कायरल कार्बन मिल रहा है क्या? क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है? तो हाँ, ये हमें यहां पे कायरल कार्बन मिल रहा है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसलिए ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसको यूज करेंगे तो यहां पे हमारा मिक्सचर डैश स्टीरियोमेरिक बन जाएगा। दोनों एनाइसोमर को हम ऑप्टिकल रेजोल्यूशन से सेपरेट कर देंगे। दूसरा क्या है?
दूसरा बोल रहा है 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, इसको बना लेते हैं। तो 1 2 3 4, 2 में मिथाइल लगा दिया और 2 में ऑल लगा दिया। अब ये कायरल रहा ही नहीं, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये हमारा आंसर हो सकता है कि इससे रिएक्ट कर जाए तो फिर से एनाइसोमेरिक यानी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड बन जाए। अच्छी बात है, ये हमारा आंसर आ रहा है। फिर इसके बाद ये वाला देखते हैं, ये दिया 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन बना दो 1 2 3 4 और 2 में मिथाइल बना दो। क्या अब हमें यहां पे कोई कायरल कार्बन दिख रहा है? नहीं, ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो रहा है, यानी ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अच्छा, डी वाले को हम लोग देख लेते हैं। डी वाले में क्या दिया है? 2 क्लोरो इथेनोइक, इथेन तो मीथेन इथेनोइक एसिड, ये तुम्हारा इथेनोइक एसिड है और 2 में क्लोरो लगा हुआ है। क्या यहां पे कोई कायरल कार्बन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये वाला भी कंपाउंड। अच्छा, यहां पे देखो 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड, तो 2 पे क्लोरो लगा दिया और इथेन यानी 2 कार्बन है। अब इसमें भी कोई कार्बन नहीं है, यानी कोई भी कायरल कार्बन नहीं, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव था। इस वाली की बात की हमने 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और पहला वाला केवल ऑप्टिकली एक्टिव, तो हमारे पास तो ऑप्शन में बी सी और डी तीनों हो सकते हैं। बट तीनों में से अब एक बात और हमें चेक करनी पड़ेगी कि इन कंपाउंड से ये तीनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, तो एनाइसोमेरिक पेयर हमें देंगे, सेम प्रोडक्ट देंगे, लेकिन रिएक्ट कौन कौन करेंगे ये बात देखना है। तो देखो, एक बात हमें और ध्यान रखनी है, क्या कि अगर कभी भी हमारे पास एसिड ग्रुप है तो एसिड ग्रुप यहां पे हमारे थोड़े ऑर्गेनिक का नॉलेज काम करेगा कि अल्कोहल से एसिड रिएक्ट करके एस्टर बना देता है। जनरली कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाले तो अल्कोहल वाला तो रिएक्ट कर जाएगा, यानी ये वाला रिएक्ट कर जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक तो इसके साथ रिएक्ट करके 2 एनाइसोमेरिक पेयर देगा, थोड़ा ये बेहतरीन सवाल है। दूसरा, तीसरे वाले में सी वाले में ये प्योर हाइड्रोकार्बन। अब प्योर हाइड्रोकार्बन डायरेक्टली अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करता आसानी से, तो इस वाले को हमें थोड़ी दिक्कत होगी एक्सेप्ट करने में। आगे चल के ये रिएक्शन नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्या बात है, ये हम डिटेल में समझेंगे। अगर आता है तो हम थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे। और तीसरा डी ऑप्शन 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड, हाँ, और अगर 2 एसिड हैं तो 2 एसिड हमने आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में भी पढ़ा था कि एसिड रिएक्ट करके एनहाइड्राइड बना सकते हैं, तो ये भी रिएक्ट कर सकते हैं और इसमें भी कायरल कार्बन नहीं है। तो यहां पे हमारे पास 2 ऑप्शन एक्यूरेटली करेक्ट होंगे, बी और डी। बट ये सवाल में थोड़ा ऑर्गेनिक का नॉलेज भी चाहिए, अगर नहीं भी बनता तो इसे जब पूरा हो जाए तब फिर एक बार और लगाना। तो ये बेहतरीन सवाल था। चलो अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल देखो, हम एक बार एग्जांपल इसको समझ लेते हैं। अगले सवाल को ध्यान से देखो। इस सवाल में यह दिया हुआ है कि ए और ए डैश तुम्हारे पास 2 कंपाउंड्स हैं, स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं कि ये मिरर इमेजेस हैं, यानी ये एनांशियोमर का पेयर है, ये दोनों ही एनाइसोमेरिक पेयर्स हैं। अब इस एनाइसोमेरिक पेयर के लिए क्या बोल रहा है, इफ बोथ ए एंड ए डैश रिएक्ट विद अ गिवन कंपाउंड, किसी एक गिवन कंपाउंड से अगर ये रिएक्ट करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो इनमें से कौन अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ। अब हमें पता है कि अगर एनाइसोमेरिक मिक्सचर है और उसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डालेंगे तभी वो अलग किए जा सकते हैं, क्योंकि वो डायस्टीरियोमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो एनाइसोमेरिक पेयर है वो डायस्टीरियोमर में कन्वर्ट हो जाता है और इसी को ऑप्टिकल रिजोल्यूशन मेथड बोलते हैं, और उस मेथड में हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को बोलेंगे कि अलग अलग। तो कुल मिला के हमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड चाहिए यहां, तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड चाहिए तो पहले तो ब्यूटेनॉल 1 2 3 4, यहां पे OH लगा है तो कोई कायरल कार्बन नहीं होगा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ब्यूटेन 2 ऑल 1 2 3 4, 2 में OH लग गया तो ये कायरल कार्बन हो रहा है, यानी यस, ये हमारा जवाब हो सकता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। फिर 2 मिथाइल ब्यूटेन,
तो 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं दिख रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। साइक्लोप्रोपेनॉल, प्रोपेन ऑल, ऑल यानी OH लगा दिया, अब इसमें भी कायरल कार्बन नहीं दिख रहा है, यानी कुल मिला के बी ऑप्शन जब हम यूज करेंगे तभी हम इनको सेपरेट डायस्टीरियोमर्स में कन्वर्ट करके अलग कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल होता है समाप्त। इसके बाद हम अगली बात जो कर रहे थे वो हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलो, अगर ये बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। हेलो, चलो, तो पिछले वाले सवाल में मैंने ये बताया था, अगर आवाज नहीं आ रही हो तो मैं रिपीट कर देता हूं, आवाज नहीं आई होगी, हो सकता है ऐसा हुआ हो, कि इस सवाल को तो हमने कर लिया था, उसके बाद हमने क्या देखा, अब देखो, हम ये बात कर रहे थे पिछले वाले क्वेश्चन में, हमने ये देखा था कि इन दोनों का मिक्सचर है, आइसोमेरिक मिक्सचर, उसमें ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड डालेंगे तो दो अलग अलग प्रोडक्ट आएंगे जो डायस्टीरियोमेरिक होंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी। तो हमने इन ऑप्शंस में से वो कंपाउंड देख लिया जिसमें कायरल कार्बन था और वही हमारा आंसर आ गया। इसी टाइप से अगर हम आगे बढ़ जाएं इस वाले सवाल में, तो इस वाले सवाल में देखते हैं कि क्या होगा। अब इस सवाल में देखो ध्यान से, इस सवाल को ध्यान से देखो, आगे एक बार पढ़ो कि यहां पे क्या होगा। यहां पे तुम देखोगे, यहां पे इफ अ कंपाउंड ब्यूटेन टू ऑल फॉर्म्स अ रैसिमिक मिक्सचर, तो ब्यूटेन टू ऑल, टू में ऑल है यानी OH है, अब ये कायरल कंपाउंड है, इसकी दो फॉर्म्स R और S का मिक्सचर दिया हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज सेपरेट द एनाइसोमर ऑफ रैसिमिक मिक्सचर, तो किसको यूज करेंगे इसके मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डालेंगे। अब 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो 1 2 3 4 2 मिथाइल, ये तो इसमें कायरल कार्बन है नहीं तो ये तो होगा नहीं। साइक्लोब्यूटेनॉल, ब्यूटेन साइक्लोब्यूटेनॉल, इसमें भी कोई कायरल कार्बन नहीं दिख रहा है। साइक्लोब्यूटेन, और तो ये भी नहीं होगा। 2 क्लोरोप्रोपेन, इसको देखें तो 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन, इसमें भी कोई कायरल नहीं होगा। फिर 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक 2 मिथाइल, तो 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, इसमें कायरल कार्बन हमें दिख रहा है। तो सिंपल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो ऐसे सवाल हम आसानी से कर सकते हैं। अब शॉर्ट में मैं तुम्हें ऑप्टिकल रेजोल्यूशन मेथड एक बार और बताऊं, इस डायग्राम से तुम समझ सकते हो कि होता क्या है। जैसे मान लो हमारे पास एनाइसोमेरिक मिक्सचर R फॉर्म और S फॉर्म का मिक्सचर है, उसमें हमने एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से रिएक्ट कराया, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड S फॉर्म से रिएक्ट करेगा तो SR बना देगा, और R फॉर्म से रिएक्ट करेगा तो ये दोनों जुड़ के RR बना देंगे। तो अब देखो, ये SR बन गया और ये RR बन गया। तो एक्चुअल में कभी भी एनाइसोमेरिक मिक्सचर में जब हम ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म से रिएक्ट कराते हैं तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, एक डायस्टीरियोमर देखने को मिलता है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्या डायग्राम सबको क्लियरली दिखाई दे रहा है? एक बार बताओ सभी। अगर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बता देता हूं, ये S कंपाउंड है, ये R एनाइसोमर से, एनाइसोमर का रैसिमिक मिक्सचर है, उसमें हमने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एक डाल दिया, तो वो जब S फॉर्म से रिएक्ट करेगा तो SR फॉर्म बनाएगा, RR से रिएक्ट करके RR, तो अब ये डायस्टीरियोमर बन गए। अगर ये डायस्टीरियोमर बन गए तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, तो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। अब अगर इनको हम सेपरेट कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, हम इनमें फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन लगा देंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे, ये कंपाउंड अलग हो जाएगा, ये कंपाउंड अलग हो जाएगा। फिर हम यहां पे हाइड्रोलिसिस कर देंगे, इनको क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस। और जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जिसका कंपाउंड को हमने रिएक्ट करा था इनसे, वो इनसे अलग हो जाएगा और वापस से हमें ये S फॉर्म मिल जाएगी और ये हमें R फॉर्म मिल जाएगी, और वो कंपाउंड अलग हो जाएगा जो हमने यूज किया हुआ था। तो कभी भी इस सॉरी ये कंपाउंड है ओरिजिनल। तो ये हमारा तरीका होता है, इसी को हम
ऑप्टिकल रिजोल्यूशन मेथड कहते हैं। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है हमारा ऑप्टिकल रिजोल्यूशन मेथड। अब हम लोग अगले कंसेप्ट पे आते हैं, दैट इज नोन एज एनाइसोमेरिक एक्सेस और ऑप्टिकल प्योरिटी। अब हम बात करेंगे एनाइसोमेरिक एक्सेस या ऑप्टिकल प्योरिटी का। ये एक नया कंसेप्ट है, तो चलो अब हम शुरू करते हैं एक नया कंसेप्ट। तो आओ शुरू करते हैं हम एनाइसोमेरिक एक्सेस और ऑप्टिकल प्योरिटी। अब इसका क्या मतलब होता है, चलो। तो जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा था कि रैसमिंग मिक्सचर क्या होता है, तुम्हें रैसमिंग मिक्सचर का आइडिया है, उसी बात को थोड़ा सा हम एक्सटेंड करके समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास कुछ मिक्सचर प्रेजेंट है, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक डी फॉर्म और एल फॉर्म का, या बोले तो एनाइसोमर्स का, एनाइसोमर डी है और एल फॉर्म है, यानी डी एल का मतलब कि क्या हुआ, एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज, एक प्लस थीटा एक माइनस थीटा। अगर डी तुम्हारे पास ये एक मिक्सचर है, ये एक क्या है तुम्हारे पास मिक्सचर है। अब इस मिक्सचर में अगर 50% यानी जितना डी है उतना ही तुम्हारे पास एल है, अगर इक्वल अमाउंट में हो गया डी फॉर्म और एल फॉर्म, तो तुम कहोगे कि ऐसा मिक्सचर जिसमें डी और एल इक्वल है, तो हम इसको बोलेंगे, यहां पे नेट रोटेशन क्या आएगा इस सॉल्यूशन का, 0 डिग्री। इसको हम बोलेंगे रैसमिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे, रैसमिक मिक्सचर। इसको हम क्या बोल देंगे, रैसमिक मिक्सचर। यहां पे नेट रोटेशन हमारे पास तो क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है, रैसमिक मिक्सचर मिलने वाला है। एक बात, दूसरी बात, अब यहां पे कुछ टर्म्स आ जाएंगे। एक टर्म हम आएगा कि इसमें ऑप्टिकल प्योरिटी, ऑप्टिकल प्योरिटी एक शब्द आएगा, या इसको हम एनेंशियोमेरिक, एनेंशियोमेरिक एक्सेस की बात करेंगे। इसका क्या मतलब होगा, एक बात तो हम ये समझेंगे, ऑप्टिकल प्योरिटी को ओपी बोलेंगे और एनाइसोमेरिक एक्सेस को ईई बोलेंगे। तो अब इसके बारे में हम समझेंगे, एक ऐसा शब्द आएगा। दूसरा, परसेंटेज, कितने परसेंट रेसिमाइज हुआ, परसेंटेज रेसिमाइजेशन आएगा एक टर्म, रेसिमाइजेशन। अब इसका क्या मतलब होगा, ये बात अगर हम समझे कि यहां पे हम बात करें, तो एक और केस से मैं कंपैरेटिवली लेके आसानी से समझाता हूं। मान लो एक और मिक्सचर लिया हमने, अब इस मिक्सचर में क्या हुआ कि हमने डी मिक्स किया और एल मिक्स किया, यानी एक प्लस थीटा रोटेट कर रहा होगा डेक्स्ट्रो और एक लीवो, और एक माइनस थीटा रोटेट कर रहा होगा। लेकिन इस बार मैंने डी को 40% लिया है, यानी डी की फॉर्म कम ली है और एल की फॉर्म 60% ली है। परसेंटेज में मैंने दिया, यानी एल को ज्यादा मिक्स किया है, डी को कम मिक्स किया है। तब क्या होगा, तो तुम कहोगे कि भाई साहब यहां पे नेट रोटेशन सॉल्यूशन के अंदर 0 डिग्री तो नहीं आने वाला है, नेट रोटेशन यहां पे 0 डिग्री नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है, क्या ये रैसमिक मिक्सचर है, प्योर रैसमिक मिक्सचर है? तुम कहोगे भाई साहब ये पूरी तरह से रैसमिक मिक्सचर नहीं है, लेकिन हाँ इसमें पूरा का पूरा रोटेशन कैंसिल हो रहा था। जितना प्लस थीटा था, जितना प्लस थीटा था उतना ही माइनस थीटा था, और इक्वल अमाउंट होने की वजह से नेट रोटेशन 0 हो रहा था। तो ये पूरा का पूरा रैसमिक मिक्सचर था। लेकिन यहां पे अगर हम बोले कि कितने परसेंट ये रैसमिक मिक्सचर है, तब क्या कहोगे, तो तुम कहोगे कि भाई साहब यहां पे हम बात करेंगे परसेंटेज रेसिमाइजेशन की, रेसिमाइजेशन। तो अब ये कितना होगा, अब तुम कहोगे कि यहां पे 40% डी है, जो कम वाली वैल्यू है वो 40% है। अब ये एल भी 60% है, यानी अगर मान लो डी वाला कंपाउंड 4 है, 4 डी डाले हैं, डी रोटेशन वाले कंपाउंड तुम ऐसा समझ लो कि 4 हैं, 1 2 3 4 डाले हैं। तो एल वाले कितने डाले हैं, 6। एल वाले तुमने कितने मिक्स किए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा, डी वाले एल को कैंसिल कर देंगे। कितने डी एल को कैंसिल कर पाएंगे, 4, बाकी 2 एल एक्स्ट्रा बच जाएंगे। या मैं इन शॉर्ट में बोलूं कि यहां परसेंटेज रेसिमाइजेशन कितना होगा, तो ये 40% जो कम है उतना ही इसका 40% यूज करके खत्म हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो यहां पे हम कहेंगे 80% का रेसिमाइजेशन होगा,
यानी टोटल मटेरियल अगर 10 थे, एल को 10 लिया था, डी को, एल और डी मिला के 10 टोटल कंपाउंड डाले मान लो, और 4 डी डाले और 6 एल डाले, तो डी और एल तो कैंसिल हो गए, तो 4 डी 4 एल को कैंसिल किए, यानी टोटल का 80%, जो 80% मटेरियल है वो तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो उसको हम बोलेंगे परसेंटेज रेसिमाइजेशन। अब यहां उसके बाद जो बच गई है फॉर्म उसको बोलेंगे ऑप्टिकल प्योरिटी, उसको बोलेंगे ऑप्टिकल, इसको हम यहां पे क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल प्योरिटी। तो अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी होगी, तो अगर ऑप्टिकल प्योरिटी की बात करें तो जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है, अब तुम कहोगे कि यहां पे दोनों में माइनस करें तो 20% एल ये एक्स्ट्रा बचेगा, लिवो एक्स्ट्रा बचेगा, तो ऑप्टिकल प्योरिटी हम क्या कहेंगे। अब देखो डी का और एल का मतलब क्या होता है, डी और एल का मतलब क्या होता है ये हमको पता है, डेक्स्ट्रो और लिवो, तो डेक्स्ट्रो और लिवो का मतलब सबको पता है कि क्या होता है, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। डी और एल का मतलब सबको पता है, डी का मतलब प्लस तो एल का मतलब माइनस, यानी इसमें डी और एल में डी का मतलब प्लस थीटा में जो भी वैल्यू है तो इसकी वैल्यू माइनस थीटा में जो भी वैल्यू है, तो यहां पे नेट रोटेशन बोले तो ये 20% एल होगा या प्लस 20% बच जाएगा, यानी इसका रोटेशन नेट हमें कुछ ना कुछ मिल रहा होगा, उसी को हम ऑप्टिकल प्योरिटी या एनाइसोमेरिक एक्सेस बोलेंगे। और ये कितनी होगी, अगर इस मिक्सचर में बोले कि ऑप्टिकल प्योरिटी भाई साहब कितनी होगी, तो 2 एल एक्स्ट्रा बचे थे या 20% एल एक्स्ट्रा बचा था, तो हम बोलेंगे माइनस का 20% या इसी को बोलेंगे 20% एल, ये तुम्हारा ऑप्टिकल प्योरिटी होगी। तो 2 शब्द यहां बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, उनका क्या मतलब है ये बात आगे देखो समझो। अगर कभी भी रेसिमिंग मिक्सचर हुआ, अब पहले वाले केस को भी देख लेते हैं, और उसमें इक्वल अमाउंट में हमने ले लिया, जितना डी लिया उतना ही एल लिया, 5 डी लिए 5 एल लिए, तो पांचों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट रोटेशन इसका 0 आएगा। तो अगर मैं बोलूं परसेंटेज रेसिमाइजेशन कितना हुआ, पूरा का पूरा रेसिमाइजेशन हुआ, सबने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो 50% ये फॉर्म 50% इसको कैंसिल कर देगी, तो हम बोलेंगे 100% रेसिमाइजेशन। बात समझना, जितने डी लिए, अगर डी 1 2 3 4 5 लिए और एल भी 5 लिए, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते जाएंगे, तो नेट कोई रोटेशन नहीं बचेगा, तो इसे 100% रेसिमाइजेशन बोलेंगे। अच्छा, ऑप्टिकल प्योरिटी बोले कितना होगा, एनाइसोमेरिक एक्सेस कितना होगा, तो एनाइसोमेरिक एक्सेस यहां पे कितना होगा, 0 होगा। ऑप्टिकल प्योरिटी कितना होगा, 0, क्योंकि कोई नेट रोटेशन हमें यहां पे नहीं मिलेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। अच्छा, एक दो बातें तो हो गई, एक बात और अगर हम बोलें कि मान लो हमारे पास एक मिक्सचर दिया गया है ना, अब हमारे पास एक मिक्सचर दिया गया, इस मिक्सचर के अंदर यहां पे डी फॉर्म 100% है, यानी पूरा का पूरा डी फॉर्म है, और एल फॉर्म इसमें है ही नहीं 0%, तब तुम बोलोगे कि परसेंटेज रेसिमाइजेशन कितना होगा, इसके अंदर रेसिमाइजेशन क्या होगा, एक भी, क्या एल और डी में कोई एक दूसरे को कैंसिल कर पाएगा, नहीं, 0% यहां भी रेसिमाइजेशन होगा, यहां बिल्कुल रेसिमाइजेशन नहीं हो रहा, यानी ये जो रेसिमिंग मिक्सचर होगा उसमें शब्द रेसिमाइजेशन का मतलब कि डी और एल एक दूसरे को कितना कैंसिल करेंगे, तो जो फॉर्म कम होगी उतना अमाउंट में वो दूसरे को कैंसिल कर देगी और एक्स्ट्रा बच जाएगी। जैसे तुम एसिड बेस टाइट्रेशन करते थे तो 10 H+ डाले और 5 OH-, तो H+ 5 मारे जाएंगे OH के साथ, पर 5 बच जाएंगे तो जीत जाएंगे, वैसे ही जो जीता उसी का हम बात करते हैं यहां पे, वो ऑप्टिकल, मतलब वो एनाइसोमेरिक एक्सेस या ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाए। अब देखो रेसिमाइजेशन यहां कितना होगा, 0%, क्योंकि एल और डी में कोई कैंसिल किसी को कर नहीं पड़ेगा। अगर मैं बोलूं
ऑप्टिकल एक्टिविटी या एनाइसोमेरिक एक्सेस कितना होगा, तो वो तुम्हारा यहां 100% होगा। यहां पे कितना ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, सॉरी ऑप्टिकल एक्टिविटी बोल दिया मैंने, ऑप्टिकल प्योरिटी ऑप्टिकल प्योरिटी अगर मैं बोलूं या एनाइसोमेरिक एक्सेस कितनी होगी, तो 100%, पूरा का पूरा डी रहेगा। यानी इसमें टोटल इसको हम बोलेंगे 100%, 100%, 100%, 100% डी फॉर्म यहां पे प्रेजेंट रहेगी। अच्छा, यानी प्योर डी फॉर्म हम इसको बोल सकते हैं कि यहां पूरा शुद्ध डी फॉर्म है, यहां कोई कैंसिलेशन नहीं हुआ है। अच्छा, एक और बात है, एक केस और, कई बार इसी चीज को ग्राम्स में दे देगा। जैसे मान लो तुमको कई बार छकाने के लिए उसने क्या बोला, एक एग्जांपल ले लेता हूं कि एक मिक्सचर दिया जिसके अंदर तुम्हें दिया गया डी फॉर्म प्रेजेंट है और एल फॉर्म प्रेजेंट है। अब मान लो डी फॉर्म मैंने बोला कि ये 8 ग्राम है और ये 16 ग्राम है, तो तुम बताओ कि परसेंटेज रेसिमाइजेशन एक तो कितना होगा, दूसरा एनाइसोमेरिक एक्सेस कितना होगा, परसेंटेज एनाइसोमेरिक एक्सेस कितना होगा, या ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी होगी। अगर ऐसा बोल दे तब कैसे सोचोगे। सबसे पहले तुम देखो क्या तुम्हें बातें समझ में आ, चलो तो तुम आसानी से कहोगे कि यहां पे ग्राम में दिया हुआ है, तो चाहे तो हम बात करें अगर ग्राम में, तो एक तो तुम इसको ग्राम में भी बता सकते हो, ध्यान रखना, इसको तुम किस में बता सकते हो, ग्राम में भी और परसेंटेज में भी। अब देखो कैसे, डी और एल में से 8 ग्राम डी का 16 ग्राम एल का है, तो कम फॉर्म डी, 8 ग्राम डी इसके 8 ग्राम को कैंसिल कर देगा। यानी परसेंटेज रेसिमाइजेशन की, अगर हम रेसिमाइजेशन की, अगर मैं केवल रेसिमाइजेशन की बात करता हूं, अगर मैं केवल क्या करूं कि इन दोनों से रेसिमाइजेशन बोलूं, रेसिमाइजेशन कितने ग्राम में हुआ, तो तुम ग्राम वाइज 8 ग्राम यही इसके 8 ग्राम को कैंसिल कर देगा, तो 8 इसका और 8 इसका कितना रेसिमाइजेशन होगा, 16 ग्राम का रेसिमाइजेशन होगा। इसके 8 ग्राम को ये कैंसिल कर देगा, 8 ग्राम ही ऑप्टिकली एक्टिव जो रोटेशन दिखाएगा वो बचेगा, तो रेसिमाइजेशन 16 ग्राम होगा। और अगर मैं बोलूं एनाइसोमेरिक एक्सेस इन ग्राम या ऑप्टिकल प्योरिटी कितना होगा, किसकी वजह से यहां रोटेशन मिलेगा, तो इस 8 ग्राम की वजह से, इस 8 ग्राम की वजह से जो एक्स्ट्रा 8 ग्राम बचा हुआ है, ये 8 ग्राम की वजह से रोटेशन होगा। लेकिन कौन सा रोटेशन मिलेगा, एल रोटेशन, लिवो रोटेशन हमें मिलेगा। एक तो तरीका ये हुआ जो ग्राम में आंसर करने का है। अगर इसी को परसेंटेज में आंसर करेंगे तो हम थोड़ा सा ऐसे बात समझेंगे, परसेंटेज रेसिमाइजेशन, तो सबसे पहले 8 ग्राम को परसेंटेज डी निकालोगे, डी का परसेंट कितना होगा, तो डी का मास कितना है 8 और टोटल मास कितना है 24 इंटू 100, ये कर दोगे तो अब यहां से परसेंटेज आ जाएगा, तो ये तुम्हारा 8 1 जा 8 3 जा यानी 33.33% डी आ गया। अब अपने आप बाकी बचा हुआ एल होगा, तो एल को 100 में से माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 60, अगर मैं इसको 33 ही ले लेता हूं तो ये 66.66 मतलब आ जाएगा 66.66%। अब परसेंटेज रेसिमाइजेशन की बात करें तो 33% इसके 33 को कैंसिल कर देगा, ये और इसका 33 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, बचेगा इसका 33%, तो रेसिमाइजेशन 66.66% हो रहा होगा। और एनाइसोमेरिक एक्सेस नेट एल बचा कितना 33 तो ये 33.33% एल, ये दोनों में आंसर कर सकते हो। तो हमें समझ क्लियर होनी चाहिए कि अगर मास में दे दिया है वैल्यू वाइज तो क्या होगा मतलब, और कभी भी इस एनाइसोमेरिक एक्सेस का क्या मतलब होगा, जो रेसमिंग मिक्सचर लिया वहां शब्द रेसिमाइजेशन का क्या मतलब है, ऑप्टिकल प्योरिटी या एनाइसोमेरिक एक्सेस का क्या मतलब है, ये बातें हमने क्लियर कर ली। अगर ये बातें क्लियर कर ली तो चलो हम एक फॉर्मूले को अब यहां पे ध्यान रखेंगे। अब हमें एक फॉर्मूला यहां बहुत देखने को मिलेगा, क्या, सबसे पहले हमें ऑप्टिकल प्योरिटी
की डेफिनेशन देखने को मिलेगी। अब वो क्या बोलती है उसको भी देख लेते हैं। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि मिक्सचर, द मिक्सचर दैट इज नाइदर ऑप्टिकली प्योर नॉट रैसमिक मिक्सचर, इन दीज केसेस वी स्पेसिफाई द ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ द मिक्सचर। जैसा कि मैंने तुम्हें बोला कि जैसे ये वाला मिक्सचर था, ये पूरा का पूरा रैसमिक मिक्सचर था, लेकिन ये वाला मिक्सचर, इसमें ना तो पूरा रैसमिक हो रहा है, ये 100% रैसमिक नहीं है, यहां कुछ फॉर्म बच जा रही है और कुछ कैंसिल हो जा रही है। तो इनके लिए हम ऑप्टिकल प्योरिटी की बात करते हैं। और अगर ऐसा मिक्सचर हुआ जैसे इस वाले में, इसमें 100% डी फॉर्म थी, तो इसके लिए 100%, इसके लिए ऑप्टिकल प्योरिटी की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये तो 100% डी फॉर्म ही यहां रहेगी। लेकिन किस मिक्सचर के लिए हम बात कर रहे होंगे, जहां पे दोनों बातें होती हैं, कुछ बच भी जाता है, ऑप्टिकल प्योरिटी भी मिलती है और कुछ कैंसिल भी हो जाता है। और यहां पे तो ये प्योर रैसमिक मिक्सचर है। तो वही डेफिनेशन में बोल रहा है कि समटाइम्स वी डील विद द मिक्सचर दैट इज नाइदर ऑप्टिकली प्योर, नाइदर ऑप्टिकली प्योर नॉर रैसमिक मिक्सचर, ना तो पूरी तरह से रैसमिक है और ना पूरी तरह से प्योर है, जैसा कि मैंने लास्ट के केसेस बताया, पहला और आखिरी केस। इन दीज केसेस वी विल स्पेसिफाई द ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ द मिक्सचर। हम बात करेंगे ऑप्टिकल प्योरिटी की, और इसके लिए हम एक फॉर्मूला यहां पे देखने को हमें मिलेगा। क्या ये फॉर्मूला कुछ देखने को मिलेगा क्या? ऑप्टिकल प्योरिटी, ऑप्टिकल प्योरिटी इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रोटेशन अपॉन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्योर एनेंशियोमर इनटू 100। ये हमें ऑप्टिकल प्योरिटी देखने को मिलेगा। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा हम अलग अलग तरीके से कैसे लिखेंगे, देखो हम जानते हैं अगर ऐसा मिक्सचर हुआ जिसमें कुछ रोटेशन कैंसिल हो रहा है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, एक तो एनाइसोमेरिक एक्सिस देखने को मिलेगी। अगर डी और एल फॉर्म का मिक्सचर है, कोई एक फॉर्म ज्यादा होगी, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि डी और एल फॉर्म का मिक्सचर है, कोई एक फॉर्म तुम्हारे पास क्या मिली, ज्यादा मिली, तो उस फॉर्म में से दूसरे को माइनस कर दोगे क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि अगर डी है 40% और एल है 60%, तो कितना कैंसिल हो जाएगा, ये डी इसके 40% को कैंसिल कर देगा, 20% बचेगा, तो उसको हम मॉड ऑफ डी माइनस एल माइनस कर देंगे। जो एक्स्ट्रा बचा वो ऑप्टिकल रोटेशन नेट आया, ऑप्टिकल प्योरिटी अपॉन जितना डी और एल था, दिस प्लस दिस इनटू 100 कर दिया, तो वो एनाइसोमेरिक एक्सेस आ गई। जैसे तुम्हारे पास अगर डी फॉर्म थी 8 ग्राम और एल फॉर्म थी 12 ग्राम सपोज, तो तुम इससे एनाइसोमेरिक एक्सेस कैसे निकाल लोगे, तुम कहोगे इन दोनों में से, पहले इन दोनों में जो एक्स्ट्रा है उसका डिफरेंस लो, मॉड ले, मैग्नीट्यूड अगर निकाल रहे हैं तो 12 माइनस 8, ये कौन सी फॉर्म बच गई, एल फॉर्म एक्स्ट्रा बच गई, ये हमें पता है, डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो, 12 और 8 20 इंटू 100, तो ये तुम्हारी एनाइसोमेरिक एक्सेस, इतना एक्सेस में बचेगा। ये कितना एक्सेस में बचा, 4/20 इंटू 100, यानी ये आ जाएगा 20%, तो ये 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, कौन सा, एल फॉर्म। तो इसी को हम एनाइसोमेरिक एक्सेस बोलेंगे। और इसी को कई बार हम क्या बोल देते हैं, नेट हमें एल ज्यादा मिलेगा, कितना परसेंटेज में देखे तो 20%, मास वाइज भी तुम्हें निकालना मैंने बताया। तो ऑब्जर्व्ड थीटा इन द मिक्सचर अपॉन प्योर थीटा इन द मिक्सचर इनटू 100 कर देंगे, तो ये एनाइसोमेरिक मिक्सचर हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर ये बात हम, ये दोनों फॉर्मूले सेम है, ये हम एनाइसोमेरिक एक्सेस के लिए कभी थीटा ऑब्जर्व्ड, अब हम इसको सवाल के थ्रू यूज करेंगे कि कैसे कब इनका यूज करेंगे। और एनाइसोमेरिक रेसिमाइजेशन का क्या मतलब हुआ, जितना एनाइसोमेरिक एक्सेस आया है यानी 20% रोटेशन दिख रहा है, तो कैंसिल कितना हुआ है, 100 में से माइनस कर दो इसको, तो ये रेसिमाइजेशन। ये दो फॉर्मूले पे हमें सवाल देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहां पे एक टेबुलर फॉर्म में सवाल है, हम इस सवाल से सिंपल इन दोनों फॉर्मूलों को आगे समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। यहां पे देखो क्या क्या दिया हुआ है, तुम देखोगे यहां पे तुम्हें परसेंटेज डी दिया हुआ है, मिक्सचर के अंदर परसेंटेज एल दिया हुआ है। अब तुमसे एनाइसोमेरिक एक्सेस पूछा है और रैसमिक मिक्सचर पूछा है और ऑब्जर्व्ड रोटेशन पूछा है।
तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे पहले वाले सवाल में। देखो पहले वाले सवाल में परसेंटेज डी पूरा का पूरा प्योर डी है, 100% है मिक्सचर में, ये 0% है। तो बताओ एनाइसोमेरिक एक्सेस, एक्सेस में यानी ये 100% डी माइनस एल करोगे तो 100% डी दिखेगा, तो हम कहेंगे 100% डी, ये हमें मिलेगा, है ना। और रेसमिंग मिक्सचर कितना होगा, 0%। क्या कोई कैंसिल हो रहा है भाई, 100 में से 100 माइनस कर दोगे, चाहे फॉर्मूले देख लो तो 0। ऑब्जर्व्ड रोटेशन, अब ये ऑब्जर्व्ड रोटेशन का क्या मतलब है, यहां से जब तुम इन दोनों का मिक्सचर लोगे तो नेट रोटेशन 100% डी का मिलेगा, तो हम यहां कहेंगे कि 100% डी का रोटेशन हमें ऑब्जर्व मिलेगा। इस तरीके से हमें भरना है यहां पे। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है, जल्दी से बताओ आगे। क्या सभी प्राणियों को ये बात समझ में आई है? अगर ये बात समझ में आई है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी से देख लो। चलो अब यहां पे मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था। देखो मैंने कहा कि हमें डी फॉर्म में एनाइसोमेरिक एक्सेस 100% डी मिलेगा, ये मिलेगा 0%। अब यहां पे 100% डी का क्या मतलब है, हमसे पूछा हुआ है, थोड़ा इस बात को हमें समझना है कि ऑब्जर्व्ड रोटेशन पूछा है, तो इसको थोड़ा मैं यहां पे और आगे बढ़ाता हूं। देखो हमने कहा था एनाइसोमेरिक एक्सेस इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी माइनस एल अपॉन डी प्लस एल इंटू 100, ये एक फॉर्मूला है, और यही किसके बराबर है थीटा ऑब्जर्व्ड अपॉन थीटा प्योर इंटू 100। अब यहां पे इन दोनों के बीच हमें रिलेशन देखना है। तो एक बात देखो, अगर हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें 100% डी है और 0% एल है, 0% एल है, मतलब ये प्योर डी हो गया। कितना हो गया, प्योर डी हो गया। लेकिन अगर मिक्सचर में हमारे पास 60% डी है और 40% एल है, तो क्या यहां पे प्योर डी है? नहीं। तो जब हम यहां से थीटा ऑब्जर्व निकालेंगे तो इन दोनों का कैसे यूज करेंगे, जैसे कि हमने देखा कि इस वाले में एनाइसोमेरिक 100% डी आया, डी का मतलब प्लस, डी का मतलब क्या आया, प्लस। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, यहां पे देखो कैसे, हम यहां पे इसको लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 100% प्लस फॉर्म इज इक्वल टू थीटा ऑब्जर्व्ड अपॉन थीटा प्योर को अगर मैं केवल थीटा लिख दूं तो थीटा इंटू 100। अब परसेंटेज है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 100 प्लस मतलब डी है, मैं प्लस का मतलब डी लिख देता हूं, डी 100 अपॉन परसेंटेज हटाओगे तो 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू 100, सॉरी ये 100% है। 100% का मतलब क्या हुआ, 100% का मतलब है, अगर इस परसेंटेज को हम यहां से कैंसिल कर दे सीधे, ये परसेंटेज हटाएंगे यहां से हम, ये भी परसेंटेज, ये परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाला है, तो यहां पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 इंटू परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, यहां पे 100 इंटू 100 बाय 100, या फिर हम इसको सीधे फ्रैक्शन में ले लें, अगर हम इसको परसेंट या इसको हम ले लें तो हम इसको लिख देंगे कुछ ऐसे, मॉड ऑफ डी माइनस एल अपॉन मॉड ऑफ डी प्लस एल इंटू 100 इज इक्वल टू थीटा ऑब्जर्व्ड अपॉन थीटा इंटू 100। अब यहां से देखो, इसको कैंसिल कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, सीधी सी बात है, हमारे पास डी 100 यूनिट है, तो इसको हमने यहां पे रख दिया 100 माइनस एल को 0 अपॉन 100 प्लस 0। अब ये आ गया तुम्हारा कितना, इज इक्वल टू थीटा ऑब्जर्व्ड अपॉन थीटा। अब यहां से तुम देखोगे ये तुम्हारे पास थीटा ऑब्जर्व्ड कितना आ जाएगा, ये पूरा फ्रैक्शन 1 आ जाएगा, 1 थीटा। यह सिंपल सी बात है, 100% यानी पूरा का पूरा प्योर के बराबर आ जाएगी। अगर ये 100% डी 0% है तो मतलब यहां पे हम सीधे बोल सकते हैं ना, प्योर डी प्रेजेंट है, प्योर डी। और वही इस फॉर्मूले से हम प्रूव कर रहे हैं कि थीटा ऑब्जर्व्ड कभी भी ऑब्जर्व्ड रोटेशन है,
पूरा का पूरा यहां प्योर प्लस थीटा आ रहा है या प्योर डी आ रहा है, तो यहां पे हम इसको क्या लिख देंगे, देखो हम इसको 100% डी लिखने की बजाय हम इसको कुछ ऑब्जर्व रोटेशन में, अगर थीटा को हम क्या बोले, अगर यहां पे समझो, अगर हम थीटा को यहां पे क्या लिखें, ध्यान से देखो कि थीटा को हम क्या लिखते हैं, अगर प्योर रोटेशन यानी जो भी डी फॉर्म है अगर वो प्योर फॉर्म में है 100%, तो प्योर रोटेशन यानी थीटा प्योर अगर हम ले लें थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये बात हम समझ लेते हैं। ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल सी बात है। तुम यहां पे क्या लिख सकते हो, यहां पे तुम इसको तुम क्या लिखोगे, यहां पे तुम थीटा ऑब्जर्व इज इक्वल टू जो भी फ्रैक्शन होगा इनटू थीटा। तो अब 100% डी का मतलब फ्रैक्शन कितना हुआ, पूरा का पूरा प्योर हुआ, तो इसको तुम आसानी से लिख सकते हो 1 इंटू थीटा। 1 इंटू थीटा का मतलब थीटा प्योर, अगर प्योर डी प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे कि पूरा फ्रैक्शन में पूरा का पूरा थीटा, ऑब्जर्व रोटेशन थीटा मिलेगा। लेकिन अगर मान लो परसेंटेज डी है 90 मिक्सचर में, एल है 10, तो कितना रेसिमाइज हो जाएगा, कितना 10% यहां से ये खत्म कर देगा इस डी को, तो डी बचेगा 80। तो एनाइसोमेरिक एक्सेस यानी एक्सेस में जो एक्चुअल में डी बचेगा वो कितना बचेगा, 80%। 80% तुम्हारा बचेगा डी। अब ये तुम्हें सोचना आना चाहिए, और 10 ने 10 को कैंसिल किया तो टोटल कैंसिल कितना हुआ, इसका 10 इसका 10, 20% रेसिमाइज हुआ, 20% आपस में कैंसिल हो गया। और अब अगर मान लो थीटा बोले कि एक्चुअल में प्योर का पूरा प्योर डी था, प्योर फॉर्म डी ही था, इसलिए 1 थीटा हो गया था। अब ज्यादा डी तो है लेकिन कितने परसेंट प्योर है, कितना परसेंट, तो एनाइसोमेरिक एक्सेस में 80% प्योर डी है, तो इसको हम डायरेक्ट 0.8 थीटा लिख सकते हैं। यानी जितना भी मैक्सिमम प्योर हो सकता है उसका 0.8% लिख देंगे कि डी है। यानी प्योर थीटा कब होता, जब 100% डी होता। अब 100 बजे की बजाय कितना हो गया, जो मैक्सिमम 100% डी था तो थीटा था, अब ये जितना एनाइसोमेरिक एक्सेस उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा ऑब्जर्व, या थीटा ऑब्जर्व तुम डायरेक्टली याद कर सकते हो एक, जिससे तुम्हें सवाल करने में आसानी हो। थीटा ऑब्जर्व इज इक्वल टू एनाइसोमेरिक एक्सेस का जो भी फ्रैक्शन है इनटू थीटा, थीटा प्योर, मतलब थीटा ऑब्जर्व इज इक्वल टू एनाइसोमेरिक एक्सेस, ये थीटा प्योर है, प्योर थीटा। अब इसको सवाल से और समझेंगे। अब यहां पे देखो इस वाले में क्या होगा, ये अगर 80 है ये 20 है, तो डी 80 है ये 20 है, तो कितना ये 20 इसके 20 को कैंसिल करेगा तो बचेगा कितना, ये 60% डी बचेगा। तो रेसिमाइज कितना हुआ, 20 ये कैंसिल होगा, अगले वाले को 20 को कैंसिल करेगा, 40% इसको कैंसिल करेगा। अब प्योर थीटा का कितना पार्ट ये ऑब्जर्व्ड होगा, तो 60% है तो 0.6 इंटू थीटा, प्योर थीटा का 0.6 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर। अब ये 70 ज्यादा है डी, ये 30 है, तो ये 30 इसके 30 को कैंसिल करेगा, बचेगा कितना, 40% डी बचेगा। कितने परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो 30 और 30 कितना हो गया, 60% कैंसिल आउट हो गया। फ्रैक्शन कितना बचेगा, तो 0.4 थीटा बचेगा। कितना बचेगा, 0.4 थीटा बचेगा। अच्छा, अब ये 60 है ये 40 है, तो कितना हो जाएगा, ये 20% डी एक्स्ट्रा बचेगा जो दिखेगा नेट रोटेशन। कैंसिल कितना हुआ, 80% कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, तो 0.2 थीटा। देखो ये प्योर से फ्रैक्शन कम होता जा रहा है क्योंकि इसमें तुम अब अगर ये भी 50% डी और ये एल, अब ये प्योर रेसिमिक मिक्सचर कहलाएगा क्योंकि डी और एल, कोई डी कितना बचेगा, 0% डी बचेगा, एल कितना बचेगा एक्स्ट्रा, 0% एल, सॉरी ये क्या है, एनाइसोमेरिक एक्सेस। एनाइसोमेरिक एक्सेस तो 0 होगा, यानी कोई एक्सेस में नहीं होगा, ना तो डी वाला ना एल वाला। अब रेसिमिक मिक्सचर 100% कितना कैंसिल करेगा, ये इसके 50% को, इसके 50%, दोनों एक दूसरे को बराबर कैंसिल कर देंगे। अब ऑब्जर्व्ड रोटेशन 0 डिग्री,
या ये फ्रैक्शन कितना हुआ 0, तो 0 मिलेगा। ऑब्जर्व थीटा नहीं, ये 0 है। अब कौन सी फॉर्म ज्यादा हो रही है? एल फॉर्म ज्यादा हो रही है। एल बोले तो माइनस। अब ये 40 है, ये 60 है, तो ये 40 इसके 60 में से 40 को खत्म कर देगा तो 20% एल फॉर्म एक्स्ट्रा बचेगा, या -20% भी इसको बोल सकते हो। अब रेसिमाइजेशन कितना होगा? तो 60 है, 40 है, 40 वाला कम है, तो ये 40 और ये 40, 80% रेसिमाइजेशन होगा। तो थीटा रोटेशन अब क्या मिलेगा? तो 20% है, तो माइनस का 0.2 थीटा। माइनस क्यों? क्योंकि अब यहां पे रोटेशन एल में और डी में से एल का एक्सेस हो रहा है। अच्छा, ये 30, ये 70, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अब ये 30 है, इसके 30 को और खत्म कर देगा तो कितना बचेगा? 40% क्या बच जाएगा? एल। 40% एल बच जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? तो 30 और 30 इसका कैंसिल कीजिए, यानी 60% रेसिमाइजेशन। और यहां पे देखोगे कि थीटा माइनस में आएगा कि प्लस में? तो पहली बात, एल ज्यादा है तो माइनस में आएगा। 40% था तो -0.4 थीटा बचेगा। अब इसको देख लो फटाफट, तो ये 20, इसके 20, तो 60% कौन सी एक्स्ट्रा फॉर्म बचेगी? एल फॉर्म बचेगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये 20, इसके 20, यानी 40% कैंसिल हो गया होगा। अब कितना एक्सेस में? तो -0.6 थीटा ये बचेगा। अब यहां पे 10, 90, तो बचेगा कितना? 80% एल फॉर्म बचेगा। कितना रेसिमाइजेशन होगा? 20% रेसिमाइजेशन होगा। ये -0.8 थीटा। अब यहां देखो, ये 0, ये 100, यानी प्योर एल हो गया। तो 100% एल यानी प्योर एल हो जाएगा हमारे पास। रेसिमाइजेशन कितना होगा? 0 होगा। अब कोई कैंसिल ही नहीं कर पाएगा। और ये -1 और थीटा, नेगेटिव में थीटा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको पहले टेबल को समझेंगे। अगर ये बात समझ में आई तो अब हम इसके न्यूमेरिकल में जाएंगे। इसके न्यूमेरिकल में जाके हम सारे सवाल कैसे इसके आते हैं कैसे करेंगे। बट इसके पहले ये पूरा कंसेप्ट तुम्हें आइसोमेरिक और ऑप्टिकल प्योरिटी की बात और ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। चलो, तो अब हम चलेंगे इसके क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन से हम आगे डिटेल में अब इस कंसेप्ट को और समझेंगे। क्वेश्चन से हम कंसेप्ट को समझेंगे। तो देखो, ये क्वेश्चन आगे, ये ई का मतलब एनाइसोमेरिक एक्सेस है। इस क्वेश्चन को रीड करो, मैं आगे इसको समझाता हूं। तो जल्दी जल्दी रीड कर लेंगे सभी लोग। चलो, तो सब लोग तैयार हैं ये वाला सवाल करने के लिए? सबने पढ़ लिया है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखो। तो इस सवाल में अगर हम बात करते हैं, कि क्या दिया हुआ है, अब हमें फॉर्मूले सारे याद हैं। तो देखो, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 ब्यूटेनॉल। अब यहां पे कंपाउंड ध्यान से समझो, ब्यूटेनॉल है। ब्यूटेन ऑल यानी यहां पे OH है, तो कहीं ना कहीं ये कायरल कार्बन था और हमने इसका एनाइसोमेरिक मिक्सचर लिया होगा, यानी इसकी 2 फॉर्म मिक्स हुई होगी, एक R और एक S। अब इसका जो नेट रोटेशन हमें दिख रहा है ऑब्जर्व्ड, वो कितना बोल रहा है? +5.4 डिग्री बोल रहा है। अच्छा, एंड रोटेशन ऑफ प्योर 2 ब्यूटेनॉल। अब इस शब्द का क्या मतलब है? प्योर 2 ब्यूटेनॉल का क्या मतलब निकालेंगे? एंड रोटेशन ऑफ मिक्सचर का कभी भी दिया है तो प्योर 2 ब्यूटेनॉल का मतलब ये होगा कि अगर मान लो हम ऐसा मिक्सचर लेते जिसमें 2 फॉर्म होती, एक डी और एल, RS यानी एक डी, सॉरी RS की बजाय हम इसको DL बोले तो ज्यादा बेटर है ये। यहां पे मान लो हमारे पास जो मिक्सचर था उसमें एक डी फॉर्म मिक्स की गई थी और एक क्या मिक्स की गई थी? एल फॉर्म। और दोनों के मिक्सचर का जो नेट रोटेशन हमें दिया हुआ है सवाल में, कि इस मिक्सचर में जो नेट रोटेशन हमें मिल रहा है वो 5.4 डिग्री मिल रहा है। अच्छा, इसी के साथ ये बोला गया है कि द रोटेशन ऑफ प्योर 2 ब्यूटेनॉल, यानी अगर यहां पे +13.5 मतलब डी मिक्स किया गया और एल मिक्स किया गया, तो डी और एल में अगर ऐसी सिचुएशन हो कि 100% पूरा का पूरा डी मिक्स किया गया हो,
और 0% एल मिक्स किया गया हो, तो यहाँ पे पूरा का पूरा डी का जो रोटेशन हमें मिल रहा है तो उसको बोलेंगे थीटा प्योर। यानी प्योर टू ब्यूटेनॉल, प्योर मतलब 100% डी मिक्स किया गया है, तब इस थीटा प्योर को हम बोलेंगे कितना दिया हुआ है, +13.5 डिग्री दिया हुआ है। अब अगर सवाल को इस तरीके से हम समझ पाए तो हम अब सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखो सवाल का मतलब क्लियर है, मिक्सचर का रोटेशन यानी मिक्सचर में डीएल कुछ ना कुछ वैल्यू है, प्योर टू ब्यूटेनॉल +13 प्लस का मतलब डी फॉर्म है और वो 100% है तो उसका इतना रोटेशन है। अब हमें निकालना क्या है, पहले नंबर पे हमें निकालना है ऑप्टिकल प्योरिटी। ऑप्टिकल प्योरिटी यानी एनाइसोमेरिक एक्सेस भी बोलते हैं। तो हमने ऑप्टिकल प्योरिटी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था मित्रों, हमने पढ़ा था ऑप्टिकल प्योरिटी इज इक्वल टू थीटा, थीटा मिक्सचर अपॉन थीटा प्योर इंटू 100। यानी अगर हमें एंगल दिया हुआ है मिक्सचर्स का और प्योर का तो हम ये वाला फॉर्मूला तुरंत दिमाग में लाएंगे। अब ऑप्टिकल प्योरिटी जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ऑप्टिकल प्योरिटी इज इक्वल टू, बड़ा आसान है, तुम ये बताओ कि यहां पे हमें थीटा नेट मिक्सचर का है, ये नेट यानी ये मिक्सचर का है, तो मिक्सचर का कितना दिया हुआ है हमें 5.4 डिवाइडेड बाय प्योर कितना दिया हुआ है 13.5 इंटू 100। अब इसको गणित लगा के हम कर देंगे सॉल्व, तो हमारे पास ऑप्टिकल प्योरिटी की प्राप्ति हो जाएगी। बात समझ रहे हो क्या, किस तरीके से हम लोगों ने यहां पे इसको सॉल्व किया है या किस तरीके से क्वेश्चन को इंटरप्रेट किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो जब तुम इसको करोगे सॉल्व, गुणा भाग मल्टीप्लाई करोगे तो तुम देख पाओगे कि गणित के अनुसार ये 40% आ गया। अब इसी ऑप्टिकल प्योरिटी को एनाइसोमेरिक एक्सेस भी हमने समझा था कि बोलते हैं। अब देखो अगर मैं बोलूं कि इस मिक्सचर में एनाइसोमेरिक एक्सेस या ऑप्टिकल प्योरिटी 40% आई है, पर 40% कौन से फॉर्म की आई है, तो प्लस में दिया है, यानी यहां पे डी फॉर्म की ये वैल्यू दी है, इसको हम बोलेंगे यहां पे हमें ये डी फॉर्म एक्स्ट्रा दिया रहा होगा। यानी जब डी और एल को हमने एक्चुअल में मिक्सचर में मिक्स किया होगा तो डी फॉर्म ज्यादा रही होगी और एल फॉर्म कम रही होगी। एल फॉर्म जो कम रही होगी वो डी को कैंसिल कर दी होगी और बचा खुचा जो एक्स्ट्रा डी है वो 40% डी एक्स्ट्रा रहा होगा। अब देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में मित्रों क्या पूछ रहा है कि परसेंटेज रेसिमाइजेशन कितना हो गया है, कितना रेसिमाइज हो गया है मिक्सचर। तो हमें तो फॉर्मूले से भी पता है कि परसेंटेज रेसिमाइजेशन क्या होता है। हमने पढ़ा था कि सेकंड वाले, ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, सेकंड वाले पार्ट को हम आसानी से परसेंटेज रेसिमाइजेशन इज इक्वल टू 100 माइनस एनाइसोमेरिक एक्सेस। 100 में से जितना एक्सेस बचा हुआ है उसके अलावा सब रेसिमाइज हो गया है, तो हम इसको कैसे निकाल पाएंगे, हम कहेंगे 100 माइनस 40 दैट मींस 60% टोटल का रेसिमाइजेशन हुआ। यानी डी और एल दोनों मिला के 60% कैंसिल हो गए, तो 60% यहां पे क्या हुआ है रेसिमाइजेशन। अब देखो परसेंटेज रेसिमाइजेशन आ गया हमारा ऑप्टिकल प्योरिटी। अब एनाइसोमेरिक एक्सेस, अच्छा एनाइसोमेरिक एक्सेस, तो ये तो बड़ी रोचक बात है कि ये वाली बात और ये वाली बात दोनों सेम है, तो ऑप्टिकल प्योरिटी और एनाइसोमेरिक एक्सेस सेम होगी, तो इसका भी उत्तर हमारे पास क्या रहेगा 40%। यानी इसका 40% आया आंसर, इसका कितना आया 60% आया और इसका भी कितना हो जाएगा 40%, क्योंकि ये दोनों बातें तो सेम है। ऑप्टिकल प्योरिटी और एनाइसोमेरिक एक्सेस की बातें तो क्या हो रही हैं, सेम हो रही हैं। क्या ये बात समझ में आई है? अच्छा अब देखो अगर ये बात समझ में, इसी में अगर तुमसे पूछ लेता, एक बात मैं अपने से ऐड करता हूं, इसी सवाल में पूछ लेता कि भाई साहब जो डी मिक्स किया था और एल मिक्स किया था वो थे कितने कितने, तो तुम कहोगे कि भाई साहब देखिए ऐसा है कि 60% तो रेसिमाइजेशन हुआ, यानी 60% रेसिमाइजेशन हुआ तो 60% टोटल कैंसिल हुआ होगा,
ये जो रेसिमाइजेशन हुआ है, क्या हुआ है, रेसिमाइजेशन, तो इसमें हमेशा दोनों इक्वल रहे होंगे, यानी जो 60% ये रेसिमाइजेशन है इसमें 30% तो डी रहा होगा और 30% तुम्हारा एल रहा होगा। कभी भी जितने परसेंट रेसिमाइजेशन होगा उसमें इक्वल डी और एल रहे होंगे, पर साथ में मिक्सचर के अंदर एक्स्ट्रा कितना डी दिख रहा है, एक्स्ट्रा कितना दिख रहा है, तो एक्स्ट्रा एनाइसोमेरिक एक्सेस उसको बोलते हैं, वो भी 40% है और 40% डी का है, प्लस 40% डी और बचा हुआ है, तो डी का 30% ये हो गया, 40%, यानी अगर परसेंटेज डी हमसे एक्चुअल पूछता इस मिक्सचर में कितना लिया गया, तो 30 + 40 यानी 70% डी होता और एल का परसेंटेज हमारे पास 30% होता, और इस तरीके से हम एक्चुअल में परसेंटेज वाइज कितना डी और एल मिक्स किए थे ये बात भी बता सकते हैं। तो देखो इस सवाल से हमने समझा कि एक्चुअल में जब हम मिक्स करते हैं दो चीजों को तो डी और एल का क्या मतलब है, रोटेशन ऑफ द मिक्सचर क्या मतलब है, प्योर ब्यूटेनॉल का क्या मतलब है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कुछ इसी प्रकार का है, इसको मास वाला सवाल है, इसको करते हैं। जल्दी से देखो इस सवाल को, इस सवाल में क्या दिया हुआ है, फटाफट सुपरफास्ट सभी लोग देखेंगे, जल्दी से जल्दी देखेंगे, फिर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे सब लोग, सारे प्राणी, सारे बंधुगण आगे इसको जल्दी से देख लें, थोड़ा सा समय है, समझ लो, ट्राई कर लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से देख लो सब लोग, देख लो फटाफट देख लो, करो करो करो, ट्राई करो, सोचो, थोड़ा सा दिमाग तो लगा ही दो, उसके बाद हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे ही, है ना, ठीक है। चलो 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 चलो, लगा दो दिमाग, लगा दो अपना। अगर दिमाग लगा दिया, मैं थोड़ा इसको स्मूथ करने के लिए पूरे को व्हाइट पेंट कर देता हूं ताकि तब तक सवाल हल करने में मजा आए। अब देखो तुम सवाल देखो, आगे तुम तो सवाल देखो और समझो, फटाफट देखो और फटाफट समझो। अब यहां देखो, है ना, इस सवाल को देखो, इस सवाल में क्या दिया हुआ है, 8 ग्राम ऑफ +2 क्लोरोब्यूटेन and 2 ग्राम ऑफ -2 क्लोरोब्यूटेन आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। अब सीधी सी बात है, यहां पे एक मिक्सचर दिया हुआ है और इसमें 2 क्लोरोब्यूटेन चाहो तो बना देते हैं, 1 2 3 4 और 2 में क्लोरो, यानी एक कायरल कार्बन है, इसकी 2 फॉर्म मिक्स की गई है, डी और एल, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस का मतलब क्या है, डी और एल है, प्लस और माइनस का मतलब है डी और एल, तो 2 फॉर्म पहले तो मिक्स की गई है, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। तो देखो सबसे पहले मैंने तुम्हें ये बताया कि डी और एल है, डी कितना मिक्स किया गया है, तो डी दिया हुआ है प्लस यानी 8 ग्राम ये लिया गया है, ठीक, एंड 2 ग्राम और ये 2 ग्राम लिया गया है। अब एक 8 ग्राम लिया गया है, एक 2 ग्राम लिया गया है, दोनों को से मिक्सचर बनाया गया है। अब पूछा क्या जा रहा है, द ऑब्जर्व्ड रोटेशन ऑफ द मिक्सचर, इस मिक्सचर का ऑब्जर्व्ड रोटेशन क्या होगा, यानी इससे नेट रोटेशन हमें कितना मिलेगा, ये पूछा गया है। अब साफ दिख रहा है कि भाई साहब डी फॉर्म तो ज्यादा है और एल फॉर्म तो कम है, तो डी फॉर्म ज्यादा दिखेगा, तो थीटा ऑब्जर्व्ड हमें यहां पे निकालना है। एक बात तो ये इन्होंने बोली, द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द मिक्सचर, अच्छा, ऑप्टिकल रोटेशन, ऑब्जर्व्ड रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द मिक्सचर, अच्छा, एक तो ऑब्जर्व्ड रोटेशन बताना है, एक ऑप्टिकल रोटेशन बताना है, और ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तुमको, यहां पे सवाल में दिया है कि रोटेशन ऑफ +2 क्लोरोब्यूटेन, यानी अगर केबल और केबल सॉल्यूशन में केबल कौन सी फॉर्म प्रेजेंट हो, यहां पे डी फॉर्म प्रेजेंट हो, 100% डी फॉर्म हो, और एल फॉर्म अगर 0 हो, तो उसका प्योर डी का जो परसेंट एंगल है वो कितना दिया हुआ है, 15% दिया हुआ है। क्या आगे ये बात समझ में आई। अब यहां 2 बातें हैं, एक तो हमें ऑब्जर्व्ड रोटेशन निकालना है और एक हमें क्या निकालना है, प्योर रोटेशन निकालना है।
है ना, ऑब्जर्व रोटेशन निकालना है एज वेल एज, है ना, हमें प्योर रोटेशन। तो अब देखो यहाँ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द मिक्सचर, ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लेना, ये नहीं है, एक ही पार्ट है यहाँ पे, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। रोटेशन ऑफ प्योर, ये इसका कोई सेंस नहीं बनता है। द ऑब्जर्व रोटेशन ऑफ द मिक्सचर हमें निकालना है, यानी कुल मिला के मिक्सचर में नेट रोटेशन। तो एक तो सीधी सी बात है कि जब थीटा ऑब्जर्व अगर हम ग्राम में निकालें तो सीधी सी बात है, ये 8 ग्राम है और ये 2 ग्राम है, तो क्या करेगा, डी और एल एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो ये 2 ग्राम इसके 2 ग्राम को कैंसिल करके 6 ग्राम बचाएगा, यानी टोटल 6 ग्राम डी फॉर्म हमें दिखेगी। अब इसको परसेंटेज में निकालना है, तो अगर परसेंटेज में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो अगर मैं लिखूं टोटल मास, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2 यानी 10 ग्राम। अब अगर मैं परसेंटेज डी निकालूं तो क्या आएगा, डी का मास कितना है, 8 ग्राम है, अपॉन 8 ग्राम टोटल मास डी का था शुरू में, अपॉन 10 इंटू 100, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 80% डी मिक्स किया गया है। परसेंटेज एल जो मिक्स किया गया है वो 2/10 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, 20% हो गया, यानी यहां पे एल हो गया तुम्हारा 20%, एल 20% हो गया तुम्हारा, और डी तुम्हारा कितना हो गया, 80%। अब यहां पे देखो डी और एल हमारे पास आ गया है। अब अगर बोले कि ऑब्जर्व्ड रोटेशन कितना होगा, तो थीटा ऑब्जर्व्ड जो होगा उसमें एल वाला फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, यानी 20% एल 20% डी को खत्म कर देगा, तो बचेगा कितना डी, हम कहेंगे 60% डी फॉर्म बचेगा। पहली बात तो 60% डी फॉर्म हमें बचने वाला है। अगर बोले इसी को हम बोलेंगे एनाइसोमेरिक एक्सेस भी बोलेंगे, और अगर हमसे पूछ लेता परसेंटेज रेसिमाइजेशन कितना होगा, तो 20% एल 20% डी को खत्म करता, तो हम कहे 20% एल और 20% डी दोनों खत्म होके 40% का रेसिमाइजेशन हुआ, ये डी का है और ये एल का, और ये दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, 40% मिक्सचर रेसिमाइज हुआ है। तो देखो क्या ये बात तुम्हारे भेजे में गई है, क्या भेजा जो है तुम्हारा फ्राई हुआ है या फ्राई किया है, ये बात समझ लो, आगे तो ध्यान से समझ लो। अच्छा, हमारा यहां जो आंसर आ रहा है ना, हमारा जो यहां पे आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, अच्छा, ये हमने परसेंटेज में निकाला है। अभी हमारा ऑब्जर्व रोटेशन 60% आया है, और यहां पे प्योर का कितना डिग्री में हमें निकालना है, ये हमने जो निकाला है ना थीटा ऑब्जर्व, वो परसेंटेज में निकाला है, यानी ये जो 15% है इसका कितने परसेंट, 15 डिग्री है उसका ऑब्जर्व रोटेशन, ये प्योर का है, तो ऑब्जर्व मिक्सचर का जो हमें मिल रहा है वो कितना है, 60%। तो अब हम कैसे निकालेंगे ये वाला, जब तुम आंसर निकालोगे इसका, तो ऑब्जर्व थीटा ऑब्जर्व जब तुम डिग्री में निकालोगे तो इस डिग्री का प्लस 15 डिग्री का कितने परसेंट, 60%, कितना हो जाएगा, 15 डिग्री का 60% कितना हो जाएगा, 15 इंटू 60/100, ये आ जाएगा। तो यहां से देख लो, ये कैंसिल, तो ये तुम्हारा 9 डिग्री आंसर आ जाएगा। देखो बात समझो, सबसे पहले तुमने परसेंटेज डी और एल निकाल लिया, भाई साहब जो जो मिक्स किया मास में, तो मास से तुमने परसेंटेज डी कितना था, एल कितना था, कितना डी मिक्स किया, कितना एल, कितना तुम्हारा एक्स्ट्रा दिखेगा, 60% डी दिखेगा। अब मैक्सिमम डी 15% है, तो उसका 60% 9 डिग्री आएगा, तो 9 डिग्री तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये बढ़िया सवाल था। ऑब्जर्व रोटेशन एंगल में हमें अगर बताना है तो 9 डिग्री आ जाएगा, और अगर परसेंटेज में बताना है तो परसेंटेज डी 60% हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आप करते हैं सॉल्व।
अब इस सवाल को तुम ध्यान से करो, एक बार और समझते हैं इसको। सभी लोग ध्यान से समझेंगे इस सवाल को, जल्दी से समझ लो इस सवाल को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट सुपरफास्ट सभी लोग समझेंगे इसको, ध्यान से हम लोग सारी चीजें करने वाले हैं इसमें। बहुत सिंपल सवाल है। देखो, ऑब्जर्व रोटेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज इज, मिक्सचर का थीटा मिक्सचर, या समझ लो इसी को हम थीटा ऑब्जर्व बोल रहे हैं, ये कितना है 22.8 डिग्री प्लस 22.8 डिग्री। The observed rotation of the mixture of glucose is this, and rotation of pure D glucose, अब प्योर डी ग्लूकोज का कितना दिया +50, यानी सीधी सी बात है, जो मिक्सचर है हमारे पास उसमें मिक्स किया है दो चीजें डी और एल, तो इसका जो ऑब्जर्व्ड मिक्सचर का रोटेशन है वो हमें मिल गया, है ना। और अगर प्योर है, यानी अगर केवल 100% डी फॉर्म है, एल फॉर्म 0% है, तो उस समय पे थीटा प्योर कितना दिया आ रहा है +57 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है +57 डिग्री आ रहा है। अब हमें ऑप्टिकल प्योरिटी या एनाइसोमेरिक एक्सिस निकालना है, तो थीटा ऑब्जर्व्ड या मिक्सचर, ऑब्जर्व्ड बोलो या मिक्सचर, अपॉन थीटा प्योर इंटू 100 करके निकालना होता है। तो यहां से रख दो, थीटा मिक्सचर कितना है 22.8 अपॉन कितना रख दोगे 57 इंटू 100। ये देख लो, क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? ये हमारा एनाइसोमेरिक एक्सेस आ जाएगा, सीधे तौर पे सवाल में हमें एनाइसोमेरिक एक्सेस यहां पे मिल जाएगा। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो लगभग ये 4 टाइम्स चला है, 40% के अराउंड हमें ये प्राप्ति हो जाएगी। ये यहां पे लगभग तुम्हें जो मिलेगा वो 40% प्राप्ति हो जाएगी, यानी एनाइसोमेरिक एक्सेस। ये अब परसेंटेज रेसिमाइजेशन की बात करें, अगर परसेंटेज रेसिमाइजेशन की बात करें तो ये 100 माइनस एनाइसोमेरिक एक्सेस, ये एक्स्ट्रा में बचा हुआ। अब ये कौन सी फॉर्म है ये भी अगर पूछे तो प्लस फॉर्म था, नेट प्लस था, तो ये 40% डी फॉर्म एक्सेसिव है जो प्लस वाली है, तो ये 100 माइनस 40 दैट इज 60% का रेसिमाइजेशन हुआ है। अब एक बात और बताऊं, ये जो 60% का तुम्हारा रेसिमाइजेशन है उसमें एक इक्वल रहा होगा डी और एल, तो डी का 30% इक्वल में रहा होगा और एल का भी 30% रहा होगा, यानी दोनों के दोनों इक्वल रहे होंगे। डी और एल यहां पे एकदम क्या रहे होंगे, इक्वल रहे होंगे। क्या ये बात तुमको समझ में आ रही है? यानी 60% रेसिमिंग मिक्सचर बना तो उसमें डी 30 और एल 30% हुआ होगा जो कैंसिल हो गया होगा। और साथ में इसी के साथ ये बात भी है कि यहां पे तुम देखो कि 40% डी बचा हुआ भी है, तो अगर बोले टोटल, मैं ये स्मॉल डी होगा एक्चुअली, ये करेक्ट कर लेना, ये स्मॉल डी है और स्मॉल एल, ये स्मॉल एल है, कैपिटल नहीं है। जहां पे ये वो स्मॉल डी है ना, ध्यान रखना, कैपिटल तो अलग होता है। अब यहां पे अगर मैं बोलूं कि परसेंटेज हमें निकालना है टोटल जो मिक्सचर हमने बनाया था, तो उसमें डी भी डाला था और उसमें एल भी डाला था, तो परसेंटेज डी जो टोटल होगा शुरू में लिया होगा तो कितना 30% डी तो कैंसिल हो गया रेसिमाइजेशन में और 40% बच गया, यानी 30 प्लस 40 यानी 70% यहां डी फॉर्म रहेगी। एल फॉर्म कितनी रहेगी, तो परसेंटेज एल फॉर्म जब हम देखेंगे तो एल फॉर्म ये 30% है, तो ये तुम्हारा 30% रहेगा। तो यहां पे जो तुम देख पा रहे हो वो क्या मिलेगा, डी और एल, 70% डी और 30% एल। तो देखो ध्यान से देखो इन सवाल को, इन सवालों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक्चुअल में मिक्सचर में क्या हो रहा है इस बात को हम अच्छे से समझ पाए एनाइसोमेरिक एक्सिस में। अब देखो, अब इनमें जल्दी कुछ सवाल करते हैं, उसके बाद हम अगले कंसेप्ट पे मूव करेंगे। क्या है, अ सैंपल कंटेन्स 70% एनाइसोमर एंड 30% एनाइसोमर, प्लस और माइनस।
द एनाइसोमेरिक एक्सेस। अब बहुत सिंपल सी बात है इसमें, देखो तुम सीधी सी बात है, डी मिक्स कर रहे हो, एल मिक्स कर रहे हो। डी मतलब प्लस और एल मतलब माइनस। ये कितना है 70% और ये कितना है 30%। तो जैसे ये मिक्स होंगे तो इसका 30% इसके 30% को खत्म करेगा तो बचेगा कितना, ये 40% बचेगा। यानी यहां रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन कितने परसेंट का होगा, तो 30D और 30L यानी 60% का तो रेसिमाइजेशन हो जाएगा। और एनाइसोमेरिक एक्सेस एक्स्ट्रा कितना बचेगा, डी फॉर्म बचेगा और कितना बचेगा 40% प्लस फॉर्म या डी फॉर्म बचेगा। तो क्या पूछा है, एनाइसोमेरिक एक्सेस, तो ये कितना हो जाएगा 40%। अगले सवाल में आ जाओ, इसको देख लो जल्दी से, इस सवाल को सब लोग जल्दी से जल्दी फटाफट देख लो। अब इसको तुम जल्दी से देख लो और अब इसको तुम जल्दी से देख लो और फिर कुछ सवाल मैं तुमको होमवर्क में दूंगा। तो आगे तुम इस असर्शन रीजन टाइप के सवाल को भी देख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी सुपरफास्ट देख लो, सभी लोग ट्राई कर लो मित्रों, है ना। जल्दी से देख लो मित्रों, जल्दी जल्दी देख लो। देखो इस सवाल में क्या बोल रहा है, एक बार ट्राई करके आंसर दो सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सभी लोग आगे ट्राई कर लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी देख लो भाइयों। चलो अगर देख लिया तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। इसको समझ लिया होगा मेरे ख्याल से अभी तक, और अगर इसको समझ लिया है तो हम इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। इफ अ कंपाउंड हैज 20% स्पेसिफिक रोटेशन, क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक रोटेशन बोला, शब्दों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है इसमें। 20% स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन यानी क्या होता है, अल्फा 20% दिया। अब अल्फा अलग चीज है, इट्स एनांशियोमर विल शो -10 डिग्री रोटेशन। तो ये बोल रहा है कि इसका एनाइसोमर जो है वो -10 डिग्री रोटेशन बोलेगा। अच्छा, एनाइसोमर ऑलवेज हैव इक्वल एंड अपोजिट स्पेसिफिक रोटेशन इन मैग्नीट्यूड। हाँ, एनाइसोमर के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि अगर एक एनाइसोमर है, COOH हो गया, OH हो गया, H हो गया और CH3 हो गया, इसका मिरर इमेज ले लिया हमने, तो यहाँ पे तुम्हें ये COOH सेम आ गया, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ CH3 आ गया। अगर इसका रोटेशन +θ मिला तो इसका -θ मिलेगा, यानी इक्वल, क्योंकि ग्रुप सारे क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, है ना, और रोटेशन बस उल्टा हो जा रहा है, तो इसलिए इक्वल मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल आएगा, बट डायरेक्शन वाइज क्या आएगा, अपोजिट। तो एनाइसोमर ऑलवेज हैव इक्वल एंड अपोजिट स्पेसिफिक रोटेशन, ये अपोजिट। अच्छा, अपोजिट के बाद इन्होंने थोड़ा सा शब्दों का खेल यहां पे भी खेला है। स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन यानी अल्फा होता है। अब ये बड़ी रोचक बात है, अब इसको थोड़ा गहन तरीके से सोचो। एक तो तुम्हें रोटेशन ऑफ द मिक्सचर, चलो तो अब मैं ये बोल रहा था कि ये बढ़िया रोचक चीज है। अभी तक जो भी हमने सीखा हुआ था, तो हमने आइसोमर के एनाइसोमर के बारे में ये सीखा था कि भाई साहब अगर ये +θ, अब ये थीटा यहां ऑब्जर्व रोटेशन हुआ क्या करता था, यानी ये यहां ऑब्जर्व रोटेशन होता था, बट अल्फा की तो बात ही नहीं की, अल्फा तो बताया नहीं। अब तुम अल्फा के लिए भी ध्यान रखोगे कि जिस तरीके से थीटा अगर इसका प्लस आया इसका माइनस हुआ, ऐसे ही अगर इसका स्पेसिफिक रोटेशन +α आया तो इसका -α आएगा। यानी जो बात ऑब्जर्व रोटेशन के लिए एनाइसोमर के लिए सही थी, वही बात स्पेसिफिक रोटेशन, ये क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन
इसके लिए भी सत्य है, इसके लिए भी क्या है, सही है। तो अब अगर ये नॉलेज है तो अब देखते हैं, कंपाउंड है +20 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन, इसका अल्फा +20 डिग्री है, तो इसका जो दूसरा एनाइसोमर होगा उसका क्या -10 डिग्री होगा? नहीं, ये कितना होना चाहिए, -20 डिग्री होना चाहिए। तो ये बात गलत हो गई। एनाइसोमर ऑलवेज इज इक्वल एंड अपोजिट स्पेसिफिक रोटेशन आल्सो इन द मैग्नीट्यूड, ये बात करेक्ट हो गई। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, डी ऑप्शन हम बोल सकते हैं। आगे बढ़ जाओ, जल्दी से बताओ इस सवाल को, ये भी एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सब लोग इसको सॉल्व करो। अब मिक्सचर विद 80% प्लस, अब ये बोल रहा है 80% प्लस 20% माइनस, एनाइसोमेर हैव 60% एनाइसोमेरिक एक्सिस। तो सिंपल सी बात है, तुमने एक मिक्सचर बनाया है और इस मिक्सचर में मिक्स किया है 2-3 चीजें, एक में 80% क्या मिक्स किया हुआ है, डी प्लस यानी डी, और एक में 20% क्या मिक्स किया हुआ है, एल। अगर दोनों को मिक्स किया तो पता है तुम्हें कि ये 20% इसके 80% में से कैंसिल करेगा, तो बचेगा कितना, 60%। ओवरऑल डी बच जाएगा, यानी इसमें एनाइसोमेरिक एक्सेस, एक्सेस में जो एनाइसोमर होगा या ऑप्टिकल प्योरिटी, ये कितना होगा, +60% होने वाला है। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, तो इट हैज 60% एनाइसोमेरिक एक्सेस, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। एनाइसोमेरिक एक्सेस इज इक्वल टू परसेंटेज मेजर माइनस परसेंटेज माइनर। हाँ, अब ये बोलना चाह रहा है कि जो भी मेजर है, यानी इन दोनों को मिक्स किया तो ज्यादा कौन है, 80%, माइनस माइनर यानी कम कौन है, 20%। तो इससे कितना आ गया, 60% आ गया। हाँ, ये बात सही है भाई, जो ज्यादा होता है उसमें से लोअर वाले को माइनस करें, क्योंकि ये इसका खत्म हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल भी कर देगा, इसका कम कर देगा। जो 80% डी है उसका 20% ये एल ले जाके डुबो देगा, खत्म कर देगा, तो बचेगा एक्स्ट्रा कितना, 60%, वही एनाइसोमेरिक एक्सिस है। तो ये बात सही है, तो हम इसको ए को बोल सकते हैं। तो ऐसे अब यहां पे तुम्हें बहुत सारे सवाल मैं होमवर्क में दे रहा हूं, जिनको तुम आसानी से कर सकते हो, और इनका सॉल्यूशन बाद में मैं डालता जाऊंगा, आगे चल के इनका मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, इनके सॉल्यूशन वीडियोस होमवर्क के डल जाएंगे। तो मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, अब इन सभी के होमवर्क फॉर ऑप्टिकल प्योरिटी तुम्हें करना है सॉल्व, और इसके बाद मैं इनका एक डिस्कशन वीडियो डालूंगा, थोड़ा समय लगेगा पर डल जाएगा। चलो, अगर ये ऑप्टिकल प्योरिटी के तुम सवाल कर पाओगे, क्योंकि सवाल ये सब सिंपल है, ठीक है ना, तो तुम्हें जो कंसेप्ट बताया है, ठीक है ना, वो सारी की सारी कंसेप्ट इसी पे बेस्ड है ना, ये सारे कंसेप्ट पे। अब हम अगले कंसेप्ट पे आते हैं। द नेक्स्ट कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट है आइसोमेरिज्म का, उसके बाद हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एक लेक्चर में खत्म करेंगे। क्या कंसेप्ट है यहां पे, कि कैलकुलेशन ऑफ टोटल स्टीरियो आइसोमर। अब सवाल कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि आप बताइए कि टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, उन वाले कंसेप्ट को अब हम सीखने जा रहे हैं, है ना। न्यूमेरिकल अप्रोच है ये, न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो देखो हम यहां पे क्या क्या समझने वाले हैं, हम समझने वाले हैं एक शब्द स्टीरियो सेंटर का क्या मतलब है, फिर ऑप्टिकल सेंटर का क्या मतलब है, फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर केवल कब मिलेंगे हमें, फिर हमें केवल ऑप्टिकल आइसोमर कब मिलेंगे, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर दोनों कब मिलेंगे। पहले इन बातों को कंपाउंड के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं पहला पॉइंट, दैट इज स्टीरियो सेंटर एंड ऑप्टिकल सेंटर। पहले मैं क्या बताने जा रहा हूं, स्टीरियो सेंटर एंड ऑप्टिकल अच्छा, मैं 3 शब्द यहां बताता हूं तुम्हें, एक शब्द है स्टीरियो सेंटर, एक है ऑप्टिकल सेंटर और एक है तुम्हारा जियोमेट्रिकल सेंटर, जियोमेट्रिकल सेंटर। अब इन तीनों को ध्यान से समझना, इनका क्या मतलब है। देखो, हमने आइसोमेरिज्म में
कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ा और ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ा। दोनों में क्या अंतर था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में C डबल बॉन्ड C अगर ग्रुप लगे A B और यहां A और यहां B, तो ये डबल बॉन्ड के अराउंड यही कंपाउंड इस डबल बॉन्ड के अराउंड GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस शो करेगा और ये कंपाउंड दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा। कितने फॉर्म में? 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा। कौन कौन सी? एक को हम बोलेंगे सिस और एक को बोलेंगे ट्रांस। यानी अगर एक कोई कंपाउंड लिखा है और इसके बॉन्ड इसमें ये ज्योमेट्रिकल C डबल बॉन्ड C के अराउंड ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, तो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब कोई भी ऐसी चीज जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो फॉर्म बना लेता है उसको हम ज्योमेट्रिकल सेंटर बोलेंगे। यानी इसको हम क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिकल यार मेट्रिकल सेंटर बोलेंगे। अब मैंने बताया है तुम्हें कि क्या क्या ज्योमेट्रिकल सेंटर में हम लोगों ने देखा था। एक तो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C के अराउंड GI दिखा था, फिर इसमें रिंग के अराउंड भी GI दिखा था, फिर इसके अलावा C डबल बॉन्ड C हो गया, रिंग हो गया, फिर एलिन्स अगर कई डबल बॉन्ड एक साथ हैं तो उनके अराउंड हमने GI देखा था। फिर हमने ज्योमेट्रिकल सेंटर में ध्यान से समझो, डबल बॉन्ड हो गया, रिंग हो गया, है ना, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये रिंग हो गया तुम्हारा। अब ये एलिन्स हो गए, एलिन्स तुम्हें दिखेंगे। फिर एलिन्स की कंडीशन के बाद हमने स्पाइरेंस देखा था, स्पाइरेंस देखा था कि अगर लगातार रिंग कनेक्टेड हैं तो कब वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, कब नहीं, तो वो भी ज्योमेट्रिकल सेंटर हो जाएंगे। फिर बाइफिनाइल कंपाउंड भी देखा था। मतलब ये सारे अगर GI दिखा रहे हैं तो इनको हम एक ज्योमेट्रिकल सेंटर काउंट करेंगे। इनको हम क्या काउंट करेंगे? एक ज्योमेट्रिकल सेंटर। ये 2 पॉइंट के अराउंड अगर GI शो कर रहा है तो इसको ज्योमेट्रिकल सेंटर, रिंग को, इस पूरे कंपाउंड को एक ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये पूरा है तो ये पूरे को ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर का मतलब ये हुआ कि अगर किसी दो फिक्स कार्बन के अराउंड GI शो हो रहा है तो उन 2 फिक्स कार्बन के अराउंड वाले पॉइंट को हम एक ज्योमेट्रिकल सेंटर बोल देंगे। अच्छा, अब वहीं पे इस ऑप्टिकल सेंटर का क्या मतलब है? तो जब हम ऑप्टिकल सेंटर की बात करेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर में हम 2 चीजें देखेंगे। एक तो देखेंगे कायरल कार्बन, अगर कायरल कार्बन है तो उसको हम एक ऑप्टिकल सेंटर लेंगे। ऑप्टिकल क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर। क्योंकि अगर कायरल कार्बन कंपाउंड के अंदर हुआ तो तुम्हें पता है कि ये, है ना, ये GI दिखाएगा। तो इस अगर एक कायरल कार्बन हुआ तो हम उसको बोलेंगे कि ये एक ऑप्टिकल सेंटर यहां पे आ गया है और उस ऑप्टिकल सेंटर की वजह से लाइट रोटेट हो जाएगी, यानी वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा। जैसे यहां ज्योमेट्रिकल सेंटर आने पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, वैसे ही अगर ऑप्टिकल सेंटर आया यानी कायरल सेंटर आया तो लाइट रोटेट हुई, तो उसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोल देंगे। अच्छा, इसके अलावा कायरल कार्बन के अलावा अगर कायरल मॉलिक्यूल हुआ, कायरल मॉलिक्यूल भी हमने पढ़ा था। कायरल मॉलिक्यूल में हमने पढ़ा था कि अगर C डबल बॉन्ड C एलिन्स आ जाएं, इधर अलग अलग ग्रुप रहें A B, तो ये भी, इसमें कोई कायरल सेंटर कार्बन नहीं है, फिर भी ये पूरा मॉलिक्यूल लाइट रोटेट कर सकता है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर बोल देंगे। यानी अगर कायरल मॉलिक्यूल का एक केस आता है, उसमें पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है जो कायरल मॉलिक्यूल है, तो उसे भी ऑप्टिकल सेंटर में हम काउंट करेंगे। ये बात हुई। अब देखो, 2 बातें मैंने तुम्हें बताई। एक बात मैंने तुम्हें बताई ऑप्टिकल सेंटर का क्या मतलब है। जितना भी हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा उसमें अगर कायरल कार्बन आता है तो वो लाइट को रोटेट कर सकता है, तो वो अपने आप में एक ऑप्टिकल सेंटर है। अगर कोई पूरा कायरल मॉलिक्यूल है, उसने लाइट को रोटेट कर दिया तो भी उसे ऑप्टिकल सेंटर में काउंट कर ले। फिर अगर कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है 2 कार्बन के अलावा, तो उसे ज्योमेट्रिकल सेंटर काउंट कर ले।
ये दो बात हमने समझ ली। अब इसके बाद हम तीसरी बात यहां पे समझते हैं, ध्यान से रेडी रहो। अब देखो, अब दो बातें अगर क्लियर है, ऑप्टिकल सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर क्लियर है, तो अब हम बात करेंगे स्टीरियो सेंटर की। अब हम बात किसकी करेंगे मित्रों? स्टीरियो सेंटर की। तो स्टीरियो सेंटर क्या होगा भाई? ऑप्टिकल सेंटर तो समझ में आता है कि वो पार्ट जो मॉलिक्यूल की जो राइट को रोटेट कर दे। फिर ज्योमेट्रिकल सेंटर भी समझ में आता है कि वो पार्ट जो सिस ट्रांस दिखा दे ज्योमेट्री के ज्योमेट्रिकल। अब ये स्टीरियो सेंटर क्या है? तो बताओ जल्दी से क्या है, तुमको क्या लगता है क्या होगा? सोचो सोचो, 2 मिनट सोचो। यहां पे एक रोचक बात क्या है, देखो, इन दोनों प्राणियों को मिला के स्टीरियो सेंटर बनता है। यानी स्टीरियो सेंटर के अंदर ऑप्टिकल सेंटर भी स्टीरियो सेंटर कहलाता है और ज्योमेट्रिकल सेंटर। ध्यान से समझो, यानी स्टीरियो सेंटर की अगर हम बात करें, तीसरे वाले प्राणी की अगर हम बात करें स्टीरियो सेंटर, तो ये ऑप्टिकल सेंटर और ज्योमेट्रिकल सेंटर दोनों कुल मिला के स्टीरियो सेंटर, यानी एक ऑप्टिकल सेंटर स्टीरियो सेंटर भी कहलाएगा, एक ज्योमेट्रिकल सेंटर स्टीरियो सेंटर भी कहलाएगा। यानी अगर तुम्हारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्ड C है और वो GI शो कर सकता है, और एक मॉलिक्यूल ऐसा है कि जिसमें कायरल कार्बन है, तो अब इसमें यहां तक ध्यान समझो, ये वाला जो C डबल बॉन्ड C के अराउंड है और ये जो कायरल कार्बन है, तो ये वाला भी स्टीरियो सेंटर कहलाएगा, स्टीरियो सेंटर कहलाएगा, और ये वाला भी स्टीरियो सेंटर कहलाएगा। अच्छा, स्टीरियो सेंटर तो है ये, लेकिन स्टीरियो सेंटर के साथ ये स्पेसिफिक बोले तो ज्योमेट्रिकल सेंटर है। सेंटर यानी स्टीरियो सेंटर तो है, पर कौन सा टाइप का स्टीरियो सेंटर है? ये ज्योमेट्रिकल सेंटर वाला स्टीरियो सेंटर है। और ये स्टीरियो सेंटर तो ये भी है, पर ये कौन सा है? ऑप्टिकल सेंटर वाला स्टीरियो सेंटर है। यानी स्टीरियो सेंटर के अंदर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल सेंटर दोनों आते हैं। सभी को इनको, यानी कोई एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है तो उसको स्टीरियो सेंटर, एक कायरल सेंटर है तो उसको। अब देखो, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं अगली। अगर मान लो कोई कंपाउंड है, एक बात मैं तुम्हें बताता हूं, कोई भी कंपाउंड है, जैसे ये है ना, मैंने एक एग्जांपल लिया, यहां पे ध्यान से समझना, एक एग्जांपल लिया, यहां पे ये मॉलिक्यूल लिया। अब ये मॉलिक्यूल मैंने बड़ा सा मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। अब मैंने कहा कि पहली बात इसमें बताओ, पहला पॉइंट, क्या इसमें स्टीरियो आइसोमर हैं? अगर हैं तो कितने हैं? नहीं, आगे स्टीरियो आइसोमर में नहीं जाते। अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि इसमें बताओ स्टीरियो सेंटर कितने हैं, फिर मैंने कहा ज्योमेट्रिकल सेंटर कितने हैं, फिर मैंने कहा पहला बताओ ऑप्टिकल सेंटर कितने हैं। ये तीन बातें बोली कि स्टीरियो सेंटर कितने होंगे, ज्योमेट्रिकल सेंटर कितने होंगे, ऑप्टिकल सेंटर कितने होंगे। अब तुम बताओगे, कहोगे कि भाई साहब आगे हम ज्योमेट्रिकल सेंटर चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें स्पष्ट रूप से यहां C डबल बॉन्ड C दिख रहा है। अब ये C डबल बॉन्ड C के अराउंड ये GI शो कर रहा है, जी साहब जी कर रहा है, तो ये एक ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया। ये एक यहां पे मैं यहां GC इसको बोलता हूं ज्योमेट्रिकल सेंटर। फिर ये रिंग है, रिंग में ये दो ग्रुप हैं, ये अलग अलग है, तो ये भी एक ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया, ये दूसरा हो गया। अब ये यहां पे एलीन दिख रहा है, तो एलीन में हम देखते थे ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, यानी ये दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इसके ग्रुप दो अलग होंगे, इसके ग्रुप, तो ये पूरा का पूरा ये एलीन जो दिख रहा है ये भी एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है।
तो यहां 3 हमें ज्योमेट्रिकल सेंटर स्पष्ट रूप से दिखाई दिए, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर को हम 3 ले लेंगे। अच्छा, ज्योमेट्रिकल सेंटर तुम्हें दिख गए, हमेशा आगे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल सेंटर देखो। अब इस कंपाउंड में ऑप्टिकल सेंटर अगर बोल दे, अब ऑप्टिकल सेंटर तो तुम्हारी बात दिमाग में आती कि भाई साहब या तो कायरल कार्बन हो या कायरल मॉलिक्यूल हो। कायरल मॉलिक्यूल के भी केस हमने देखे थे। तो आगे कायरल कार्बन यहां पे कहीं हमें दिख ही नहीं पा रहा है। कहीं दिख पा रहा है क्या? नहीं दिख पा रहा है। तो यहां पे कायरल कार्बन तो रहा नहीं। कायरल मॉलिक्यूल जब बात करते हैं तो एलिन की बात करते हैं, उससे देखते थे या स्पाइरेन से देखते थे। ऐसे प्राणी भी नजर में नहीं आ रहे क्योंकि ये एलिन तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल आ गया। तो ऑप्टिकल सेंटर यहां 0 है। अब अगर स्टीरियो सेंटर बोले तो जो टोटल हो गए उस स्टीरियो सेंटर को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो n यहां पे कितने हो गए? 3। ये n यहां पे हो गए 3। क्यों? क्योंकि जितने भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल सेंटर है उनको मिला के जितने अलग अलग हो सकते हैं उनको हम बोल देंगे क्या? स्टीरियो सेंटर। अब ये बात तो हमने बता दी। अब अगर इसी में एक सवाल पूछ ले तुम्हें, यहां ये बात समझ में आ गई कि ऑप्टिकल सेंटर भाई साहब 0 है और ज्योमेट्रिकल सेंटर हमारे पास 3 है। अब मैं बोलूंगी कि ये बताओ कि क्या ये मॉलिक्यूल, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये संपूर्ण का संपूर्ण मॉलिक्यूल, ये पूरा मॉलिक्यूल क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? क्या ये मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल will not show optical isomerism? ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल भी शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि इसमें एक भी ऑप्टिकल सेंटर नहीं है, लाइट रोटेट करने वाला सेंटर नहीं है। और यह हम बोल सकते हैं इट विल ओनली शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये केवल और केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, लेकिन ऑप्टिकल नहीं करेगा। क्या ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा? हाँ, इट विल शो स्टीरियो आइसोमर। इट विल शो स्टीरियो आइसोमर। क्यों स्टीरियो आइसोमर का मतलब चाहे वो ज्योमेट्रिकल शो कर रहा हो या ऑप्टिकल शो कर रहा हो या दोनों शो कर रहा हो, कोई भी एक भी मिल गया तो स्टीरियो आइसोमर तो हो ही जाएगा। तो इसमें स्टीरियो सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर 3 है, केवल ज्योमेट्रिकल सेंटर है, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। क्या इसके ऑप्टिकल आइसोमर यानी कि एनाइसोमर, डायस्टियोमर, मेसो एग्जिस्ट करेंगे? नहीं करेंगे, इसके केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा, अब क्या ऐसा कंपाउंड हो सकता है जिसमें केवल ज्योमेट्रिकल सेंटर हो? साक्षात सामने है। क्या ऐसा कोई कंपाउंड हो सकता है जिसमें केवल ऑप्टिकल सेंटर ही हो, ज्योमेट्रिकल सेंटर हो ही ना? इसका उल्टा तो हाँ हो सकता है। ऐसा कंपाउंड भी हो सकता है जिसमें केवल ऑप्टिकल सेंटर हो और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करे और ज्योमेट्रिकल शो ही ना करे। फिर एक ऐसा भी हो सकता है जिसमें दोनों करे, ज्योमेट्रिकल सेंटर भी हो जाए उसमें ऑप्टिकल सेंटर भी, तब वो मॉलिक्यूल अलग हो गया, वो तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा और ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा। अच्छा, अब एक और बात मैं इसमें पूछता हूं कि बताओ इसके टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे? अगर तुमसे बोले केवल इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोम सेंटर है तो ये GI शो कर रहा है, तो अगर बोले टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे, तो अगर टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने हैं तो एक बात ध्यान रखो, मैंने ये डिफरेंट केसेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डिस्कस किए थे कि इफ एंड्स आर डिसिमिलर, इफ एंड्स आर सिमिलर, अगर याद हो तो उसे याद करके आओ फिर इसको रीड करना। तो यहां पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कोई सिमेट्री नहीं है, यानी एंड्स आर डिसिमिलर। ये किसका केस तुरंत समझ जाओगे, एंड्स आर डिसिमिलर। अगर एंड्स डिसिमिलर है तो हम वहां पे लेते थे एक तो n की वैल्यू,
तो एन यहां पे हमेशा याद करना, कहीं पे भी हम लेते हैं ना एन, तो एन ना तो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा ना ऑप्टिकल, स्टीरियो सेंटर होगा। एन क्या होगा? स्टीरियो सेंटर, पहली बात। तो यहां स्टीरियो सेंटर 3 है। अब एक सेंटर से दो फॉर्म बनती है, इससे भी दो फॉर्म बनेगी, इससे भी दो फॉर्म बनेगी। या तो हम सीधे फॉर्मूला टोटल ज्योमेट्रिकल, अगर एंड्स आर डिसिमिलर है तो 2 की पावर n होता है, यानी 2 की पावर 3 यानी 8 डिफरेंट टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर इससे पॉसिबल होंगे। या डायरेक्ट 2 इंटू 2 इंटू 2, जितने अलग अलग अगर डिसिमिलर, वैसे तो तुम फॉर्मूले से ही याद रखो तो बेटर है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे 8 आएंगे। लेकिन ये टोटल सारे के सारे जीआई होंगे, कोई भी इनमें ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें ऑप्टिकल सेंटर और ज्योमेट्रिकल सेंटर क्लियर है? क्या तुम्हें स्टीरियो सेंटर क्लियर है? ये तीनों शब्द का मतलब क्लियर है? ये सारा चीज मिला के अब यहां पे हम सवाल सॉल्व करेंगे। अब मैंने एक सवाल तुम्हें ये बताया, अब देखो, अब एक सवाल है, कुछ सवाल है जो मैं तुम्हें दूंगा यहां पे, जो मैंने कंसेप्ट बताया है, तो इसे होमवर्क में, ठीक है ना, होमवर्क में तुम्हें सॉल्व करना है ना। फाइंड विच कंपाउंड विल शो जीआई ओनली, ऐसे कंपाउंड। चलो मैं अभी सवाल देता हूं, उनको जल्दी जल्दी ट्राई करना। चलो, तो कुछ ऐसे सवाल तुम्हें मिलेंगे जिसमें तुम्हें कंपाउंड विच विल शो जीआई, ऐसे कंपाउंड बताने जो केवल जीआई दिखा रहे हो, जो केवल ऑप्टिकल आइसोमर दिखा रहे हैं, और जो दोनों दिखा रहे हैं। तो चलो कुछ सवालों को हम ऐसे फेस करते हैं। अब जैसे ये 3 सवाल हैं, इन तीनों सवाल में हमें यह बताना है कौन केवल जीआई दिखाएगा, कौन जीआई ओआई दोनों दिखाएगा, और कौन केवल ओआई दिखाएगा। तो चलो पहले इन तीनों को करते हैं सॉल्व। तो मैं बहुत सारे सवाल ऐसे तुम्हें दूंगा ताकि कंसेप्ट क्लियरिटी एकदम क्रिस्टल होती रहे। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। देखो, तो पहला सवाल देखो, पहले सवाल में देखोगे तो ये तुम्हें स्पष्ट रूप से एलीन दिख रहा है। तो देखो, पहले हमेशा ज्योमेट्रिकल सेंटर देखोगे, ऑप्टिकल सेंटर देखोगे और स्टीरियो सेंटर देखोगे। ये तीनों एकदम स्पष्ट तुम्हें दिखाई देना चाहिए। स्टीरियो सेंटर का मतलब तो तुम्हें पता है, या तो ज्योमेट्रिकल हो या ऑप्टिकल हो। अब आओ देखते हैं, ये एलीन बन रहा है, लेकिन यहां हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। अब देखो, पूरा जब पढ़ा होगा ना तो इस सवालों को आसानी से कर पाओगे। तो जब भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का केस बना और इसमें दो ग्रुप अलग हुए, इधर पूरे का ग्रुप और ये अलग हुए, तो ये पूरा का पूरा ऑप्टिकल सेंटर बन चुका है। ये लाइट को रोटेट करेगा, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ओसी मतलब ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। अब ये कार्बन है, यहां पे H होगा तो ये अगेन कायरल, ये भी ऑप्टिकल सेंटर में काउंट हो गया। अब ये स्पाइरेन है, पर ये पता एक हॉरिजॉन्टल होगा तो एक वर्टिकल, तो अब ये दो ग्रुप इधर, ये दो ग्रुप इधर, तो अगेन ये वाला क्या हो जाएगा, ये तुम देखोगे तो ये भी एक ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। अब यहां पे 3 ऑप्टिकल सेंटर है, तो यहां तुम कहोगे कि ऑप्टिकल सेंटर कितने हैं? 3 हैं। ज्योमेट्रिकल सेंटर तुम्हें दिखा क्या? 0 दिखा। एक भी जगह ऐसा नहीं है जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यानी हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हो, यानी डबल बॉन्ड बनाए, ओ सॉरी जीआई शो करे। अब अगर स्टीरियो सेंटर की बात करें तो स्टीरियो सेंटर को हम एन बोलते हैं, एन टोटल स्टीरियो सेंटर 3, यानी यहां 3 स्टीरियो सेंटर है, यानी इसके स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं, पर क्या स्टीरियो आइसोमर्स जो हैं वो केवल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, जीआई नहीं होंगे? हाँ, तो इसमें हम कहेंगे दीज, ये पहला वाला, इट विल ओनली शो ऑप्टिकल आइसोमर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बिल्कुल नहीं दिखाएगा, मात्र और मात्र ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा। अगला वाला पॉइंट समझते हैं, सेकंड वाला देखो मित्रों, सेकंड वाले में हम पहले एलीन चेक कर लेते हैं कि ये जीआई शो करेगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा या ऑप्टिकल। अब ये एलीन के बारे में मैंने अच्छे से डिस्कस किया। तो देखो, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये पूरा का पूरा सेम प्लेन में आ गया, पहला और आखिरी कार्बन। तो अब ये एक ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, जीआई दिखेगा इसके अलावा। अच्छा, अब ये डबल बॉन्ड है, साक्षात डबल बॉन्ड तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा, इसमें दो अलग अलग ग्रुप हैं,
तो ये भी ज्योमेट्रिकल सेंटर हमें दिख रहा है ना। अब ये रिंग है, रिंग में स्पष्ट रूप से अकेली रिंग है और दो जगह अलग अलग ग्रुप है, तो ये भी तुम्हारा ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। कितने ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गए भाई साहब? यहां तुम कहोगे यहां ज्योमेट्रिकल सेंटर की अगर बात करें तो यहां ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गए कितने? 3 ज्योमेट्रिकल सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर 3 हो गए। ऑप्टिकल सेंटर कितने हैं? ऑप्टिकल सेंटर यानी जो लाइट को रोटेट करेंगे वो एक भी नहीं है। तो अगर मैं बोलूं स्टीरियो सेंटर यहां से n कितना आएगा? 3 आएगा। अब यहां से जो भी कंपाउंड के टोटल आइसोमर बनेंगे तो इसके हम बोलेंगे ऑल आइसोमर्स विल बी ज्योमेट्रिकल बट नॉट ऑप्टिकल। सारे के सारे ज्योमेट्रिकल होंगे, कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, क्योंकि इसमें मात्र और मात्र ज्योमेट्रिकल सेंटर है। चलो ये इस बात में भी मजा आ गया। लास्ट वाला कंपाउंड हम देखते हैं। अब तुम्हें आगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल सेंटर, यहां पे देखो ये कायरल कार्बन, साक्षात कायरल कार्बन का पहले ही दर्शन हो गया, तो ये तो कौन सा सेंटर होगा? ऑप्टिकल सेंटर। फिर ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये यहां पे क्या बनाएगा? ये दोनों कार्बन का सिस्टम बनाएगा, क्या? ऑप्टिकल सेंटर। ये भी ऑप्टिकल सेंटर। यहां पे ये हॉरिजॉन्टल चेक करोगे, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, दोनों हॉरिजॉन्टल में आ गए, यानी ये पूरा यहां से यहां तक क्या बनाएगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर बना देगा। अब ये हॉरिजॉन्टल, दो स्पाइरेंस का केस है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो ये यहां से क्या बना देगा? ऑप्टिकल सेंटर बना देगा। बहुत बढ़िया। अब यहां पे ये दो कार्बन हम देख पा रहे हैं, दो ग्रुप अलग अलग है, तो ये क्या बना देगा? यहां पे ज्योमेट्रिकल सेंटर। यानी भाई साहब यहां ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल सेंटर दोनों की मौजूदगी दिख रही है। अच्छा, तो अगर मैं अलग अलग बोलूं कि तुम बताओ कि ज्योमेट्रिकल सेंटर कितने होंगे, तो एक जीआई यहां पे दिख रहा है, एक ज्योमेट्रिकल सेंटर की बात कर रहा हूं, एक दो ज्योमेट्रिकल सेंटर दिख रहे हैं, तो 2 ज्योमेट्रिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर कितने दिख रहे हैं? तो ऑप्टिकल सेंटर 1 2 3 ऑप्टिकल सेंटर दिख रहे हैं। स्टीरियो सेंटर देखो, जिससे हमें सवाल मैक्सिमम आएगा, स्टीरियो सेंटर कितने होंगे? तो सभी को जोड़ दो, ये 1 ये 2, सारे सेंटर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 आ जाएंगे, 5 स्टीरियो सेंटर। अब कभी भी ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता, कई बार ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल सेंटर मिक्स हो जाते हैं, वो सवाल बनते हैं टफ, तो वो आगे मैं कैलकुलेशन ऑफ आइसोमर में स्पष्ट बताऊंगा, और वो तभी तुम आसानी से कर पाओगे जब इनको डिफरेंशिएट कर पाओगे। भाई साहब ये ज्योमेट्रिकल, ये ऑप्टिकल सेंटर। अब जब हम टोटल, अब मैं बोलूं कि ये कंपाउंड क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, बोलोगे यस, इसमें ज्योमेट्रिकल सेंटर है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी दिखाएगा। क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? यस, इसमें ऑप्टिकल सेंटर है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। अगर बोले अब इसमें टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछेगा, क्या पूछेगा? टोटल स्टीरियो। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर के लिए हम हमेशा n का यूज करते हैं, जिसमें सारे स्टीरियो सेंटर्स मिला के लेते हैं। चलो अगर ये बात क्लियर है तो अब यहां पे कुछ सवाल दिए हैं, इनको होमवर्क में तुम्हें सॉल्व करना है। इस होमवर्क में तुम्हें क्या पता करना है? एक तो ज्योमेट्रिकल सेंटर, ऑप्टिकल एंड स्टीरियो सेंटर के बारे में बताना है, जो कि मैंने तुम्हें बता दिया है। इनको आगे तुम अच्छे से सॉल्व करोगे, इनका डिस्कशन मैं डाल दूंगा। अब